कि ये कॉमर्स की क्लास है, मैनेजमेंट की या कॉमर्स और मैनेजमेंट की, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपना देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पूरा टॉपिक आप लोगों का किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, पूरे का पूरा टॉपिक है आप लोगों का टेबुलर फॉर्म में है। एक एक चीज जितनी नोट्स में होती है उतनी आपको यहाँ पर क्या की हुई है, बताई हुई है, ठीक है। चल तो शुरू करते हैं सबसे पहले एचआरएम। एचआरएम का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन सोर्सेज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन सोर्सेज होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों को मैनेज करने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मैनेज द पीपल, उनको लेके आना, उनको रिटेन करना, एक सेकंड, उनको लेके आना, उनको रिटेन करना है ना, तो ये क्या होता है? आपका एचआरएम होता है। तो ये एक बेसिक मीनिंग है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। कुछ लोगों की डेफिनेशन है, जैसे इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ, कि बेस्ट लोगों को लेके आना जो कि आपके लिए लंबे समय तक काम करे। या फिर आप बोल सकते हो कि इट डील विद द मैन पावर कंट्रोल एंड यूज, या फिर इट इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना बढ़िया स्टाफ होगा, जितने बढ़िया लोग होंगे, उतना ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए बेस्ट होगा, उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। तो ये क्या होता है? दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एचआरएम। उसके बाद अगर आप एचआरएम के फंक्शंस की बात करो तो शुरुआत से लेकर एंड तक जॉब एनालिसिस से इनके फंक्शंस है वो शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जो जॉब एनालिसिस होता है वो एक फंक्शन नहीं होता, वो आप मतलब फंक्शन भी है, लेकिन नॉर्मली आप कहां से शुरुआत करते हो? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है? रिक्रूट किया जाता है, मतलब अट्रैक्टिंग एंड चूजिंग द राइट। अट्रैक्ट करना मतलब अच्छे लोगों को लेके आना, रिक्रूट करना, और उसमें से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करना, उसको बोला जाता है सिलेक्शन। उसके बाद जिन लोगों को लेके आए हैं उनको ट्रेनिंग करना है, उनको डेवलपमेंट करना, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करना, मतलब फिर उनको टाइम टू टाइम अलग अलग जो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उन परफॉर्मेंस को क्या करना? चेक करना, ताकि आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर सको। कंपनसेशन का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा? ताकि उनको पैसा सही दिया जा रहा है, जो लोगों को पैसा मिलना चाहिए उनको सही तरीके से पैसा मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया, रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, ये सब चीजें हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। और देन आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लॉज, देखो मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है, तो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लेबर लॉज हैं, उन लेबर लॉज को समझना, उन लेबर लॉज को फॉलो करना क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सिंपल है। सबसे पहले तो अच्छे लोगों को लेके आना और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना के रखना। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको जाता है? उसके अंदर काम करने वाले लोगों को जाता है। इस वजह से आप लोगों को लेके आओ, उनको रिटेन करो, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाएगी? जब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना बढ़िया रिलेशन होगा, जितना बढ़िया तरीके से काम होगा, लोग उतना बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और सरकार जो लेबर लॉज है, जैसे इंडस्ट्रियल लॉज आ जाते हैं या फैक्ट्री सेक्टर होते हैं, उसको फॉलो करना, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी होती है उसको अलाइन किया जाता है आपके मिशन के साथ, आपके विजन के साथ, ताकि जो भी आपका मिशन विजन है उसको क्या किया जा सके? अच्छे लेवल पे अचीव किया जा सके, ठीक है। अब जो एचआरएम है इसका एवोल्यूशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। ऐसे नहीं है कि जिस तरीके से आज आपको एचआरएम दिख रहा है वैसा ही था। सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था? सिंपल लेबर को मैनेज करना, ठीक है। लोग आते थे, काम करते थे, पैसा लेते थे, चले जाते थे, इतना ही मतलब होता था प्री इंडस्ट्रियल। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर फिर फैक्ट्रीज लग गई और फैक्ट्रीज के अंदर लेबर को मैनेज किया गया, ठीक है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है? इंडस्ट्री लग गई है, फैक्ट्रीज लग गई हैं, तो लोग आ रहे हैं, उनका वहां पर सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सब चीजें वहां पर मैनेज की जा रही है। उसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 90s में, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पता है, हेनरी फ्यूल वगैरह का जो कंसेप्ट है वो आ गया, हेनरी फ्यूल आ गया, ब्यूरोक्रेसी वगैरह आ गया, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर का कंसेप्ट आ गया। उसके बाद मिड 20s के अंदर क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल के साथ रिलेशन थे और पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम पीएम तक आ गए, पर्सनल मैनेजमेंट तक आ गए, कि लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध, या फिर एक इंडस्ट्री बन गई, ठीक है जी, एक इंडस्ट्री बन गई जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो रह रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट है उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? लोगों को एसेट माना जा रहा है, जहां पर एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के साथ बात की जा रही है। तो अगर आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो? सीक्वेंस वाइज लगा सकते हो। मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपने फुल कोर्स में ना पढ़ी हो, यहां पर आपको पढ़ने को मिले, तो आप नोट्स जरूर से बनाते जाइए, जो जो चीजें आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया, ठीक है। इन ऐप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको बाद में एक्सेस कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है। जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट है इसकी शुरुआत एज अ पर्सनल मैनेजमेंट से हुई थी। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? कि जब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ गए हैं और उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ तक या फिर उनको मेंटेनेंस तक रखा गया, लोगों को ले आए हैं, बस लोग आ गए हैं, दैट्स इट। पर्सनल मैनेजमेंट का कंसर्न इतना ही था। लेकिन ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर उन लोगों को लेके आना और उनके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात की जा रही है कि भैया सिर्फ लेके नहीं आना, उनकी डेवलपमेंट भी हमें करनी है। अप्रोच, अगर आप पीएम की बात करो तो सिर्फ एडमिन अप्रोच तक था और सिर्फ कंप्लायंस, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन थे वो फॉलो करने थे। लेकिन जो एचआरएम की अप्रोच है वो एम्प्लॉइज की ग्रोथ के बारे में, और एम्प्लॉइज की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट अपने आप होती जाएगी। मतलब अगर आप बोलते हो कि एचआरएम, अगर सॉरी जो हमारा पीएम है वो 1.0 है तो एचआरएम क्या हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा। और अगर स्कोप की बात करें तो पीएम में सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन तक ही चीजें होती थी, इंडस्ट्रियल रिलेशन तक है। लेकिन अभी जो नई एक्टिविटीज आ गई जैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, कल्चर है, चेंज मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ आपका चेंज मैनेजमेंट है, जो कट लेवल का मॉडल वगैरह आता है, वो आपका किसका हिस्सा बन जाता है? वो एचआरएम का हिस्सा बन जाता है। तो पीएम का मतलब सिर्फ लोगों तक था, लेकिन एचआरएम का मतलब उन्हीं लोगों की डेवलपमेंट पे किस तरीके से फोकस किया जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर हम एचआरएम की बात करें तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला
फेयर रेम्यूनरेशन, कि भाई जो बंदा काम करने को आ रहा है उसको प्रॉपर पैसा दिया जाएगा, हर किसी को बराबर पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको कम पैसा मिल रहा है, हर किसी को बराबर पैसा मिलना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन, अब ये हेनरी फोल के साथ या एफडब्ल्यू टेलर के साथ आता है कि लोगों को उनके स्किल्स के बेसिस पे अगर आप पॉइंट करोगे तो वो आपके लिए मतलब आगे बढ़ के काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको इस तरीके से लेके आ रहे हो कि भैया सिफारिश पे ले आओगे तो वो काम नहीं करेंगे। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंप्लॉइज को मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनकी जो मोटिवेशन के साथ उनका मोरल है, उनका जो इफेक्टिवनेस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, और इंप्लॉय की डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आगे आएंगी। पहले 5-10 मिनट के अंदर सिर्फ एक ओवरव्यू है, जब टॉपिक शुरू होंगे ना तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है, तो ये सब आप लोगों को आता है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और दूसरा अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसके साथ अलाइन किया जाता है, उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो जाए, वो अचीव हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। अब एचआरएम की जरूरत क्या है? बिना एचआरएम के आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है लोग। ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है? लोग चला रहे हैं। तो लोग चलाएंगे तो अगर लोग ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? इंप्लायर इंप्लाई रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा? ब्रिज, जो इनको अलाइन करता है, मतलब जैसे ब्रिज की तरह कि अगर एचआरएम की पॉलिसीज हैं तभी इंप्लायर के और इंप्लाई को आपस में रिलेट किया गया है, लिंक किया गया है, ठीक है, जहां पर ये माना जाता है कि जो इंप्लाइज हैं वो आपके एसेट हैं, उनको एसेट की तरह कंसीडर करना जरूरी है। और देना जाता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप अच्छे लोगों को लेके आओगे, उनको अच्छे तरीके से रखोगे, रिक्रूट करोगे, सिलेक्शन करोगे, सब चीजों पर फोकस करोगे तो वो अपने आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देना जाता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जिसके अंदर आप कौन सी चीजों पे फोकस करते हो? जॉब डिजाइन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये सब चीजें हैं जो एम्प्लॉइज की सेटिस्फैक्शन, उनको एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जितना पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट उनको मिलेगा उतना वो बेहतर काम करेंगे। और स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, देखो स्ट्रेटेजिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म विजन जो आप ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, जैसे विजन मिशन है, ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को तभी अचीव कर सकते हो, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर सकते हो जब आप अपने गोल्स को अपनी एचआर की पॉलिसीज के साथ क्या करोगे? रिलेट करोगे। ये वही कंसेप्ट आ जाता है कि हर चीज है वो इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो किसी और। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा कंसेप्ट? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पढ़ा था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो ये उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज की तरफ चलेगी, एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए लगी होगी, ठीक है। तो ये सारा आपका ओवरव्यू है। उसके बाद हम पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है आप लोगों का मॉडल्स। मॉडल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ह्यूमन सोर्स प्लानिंग से, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग, जहां से आपके एचआर की शुरुआत होती है। ह्यूमन सोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सोर्स प्लानिंग? ह्यूमन सोर्स प्लानिंग का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, F1 से क्या लग जाएगी क्या? एक सेकंड, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं होगा, चलो जिस तरह से है सही दिख रही है वही काफी है। ह्यूमन सोर्स प्लानिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन सोर्स को प्लान करना। प्लान करने का सिंपल मतलब है कितने लोगों को लेके आना है, कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को निकालना है। सो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजमेंट इंश्योर दैट इट हैज द राइट पर्सोनल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर मैन पावर, कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत है, इस टाइम पे हमारे पास कितने लोग हैं और उनके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं ताकि आने वाले समय में किस तरीके से हम अपने गोल्स को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। आने वाले समय में हम किस तरीके से अपने गोल्स को क्या करेंगे बेटा? अचीव करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा किसके बारे में बात करता है? सो राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो इसका प्रोसेस पूछा जाता है, तो ये इसका प्रोसेस है। एचआरएम से बहुत सारे सवाल हैं जो इसके प्रोसेस से पूछे जाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, फलाना प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, ये कैसे प्रोसेस फॉलो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना पड़ता है? हमें आपको एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। अब ये सीक्वेंस ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि आपका जो करंट मैन पावर सिनेरियो है वो कैसा है, और वो किस तरीके से किया जाएगा? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, स्ट्रेंथ वीकनेस है ना, ये सब चीजों को चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? फोरकास्टिंग करोगे, किसकी? डिमांड एंड सप्लाई। आप देखोगे डिमांड और सप्लाई की, देखोगे कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है? क्यों? अगर सप्लाई ज्यादा है तो लोगों को निकालेंगे, डिमांड ज्यादा है तो लोगों को लेके आएंगे। उसके बाद इन्वेंटरी का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि हमारे पास लोग कम हैं तो इस टाइम पे जो लोग हैं उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं, उन स्किल्स पे फोकस करना, करंट एम्प्लॉइज के स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे फोकस करना, और उसके बाद फिर फ्यूचर चीज को प्रेडिक्ट करना। देन एचआर रिसोर्स प्लान, फिर अपना जो करियर और सक्सेशन प्लान बनाया जाता है, ऑप्शन और प्लान, फिर उनको इंप्लीमेंट कर देना और यूटिलाइजेशन करना। अब ये ना अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। बेसिक तरीका मैं आपको समझाता हूं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल, पहले आप क्या करोगे? आप प्रेडिक्ट करोगे, चेक करोगे, उसके बाद अपनी डिमांड और सप्लाई को मैच करोगे। सिंपल, एक ही स्टेप होता है जो मेन होता है, डिमांड और सप्लाई को मैच करोगे। डिमांड और सप्लाई को मैच करने के बाद फिर उसको अगर ज्यादा है तो निकाल दोगे, कम है तो रखोगे, उनको लेके आना, उनको फिर रिक्रूट करना, उनकी सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना और फिर फॉलो अप करना। वो सब चीजें क्या किसका प्रोसेस बनती हैं? वो ह्यूमन सोर्स प्लानिंग का प्रोसेस बनती है, जिसके तहत आप अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हो, अलग अलग तरीके से क्या करते हो? लोगों को लेके आते हो। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं ना उनको सिर्फ समझना होता है, रट्टा नहीं मारना होता, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स दिए होंगे और आपको ऑप्शन के हिसाब से उनको आगे पीछे लगाना होगा कि ये वाला स्टेप किसके बारे में बात कर रहा है और ये वाला स्टेप किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस है, मैं उस पर क्या कर रहा हूं? स्टार लगा रहा हूं, ताकि बाद में आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिकॉल कर सको। उसके बाद आता है कि ह्यूमन सोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वही बताता है कि कहां पर ज्यादा और कहां पर कम है।
ह्यूमन सोर्स प्लानिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने लोग ज्यादा हैं और कितने लोग कम हैं। अगर कम है तो लेके आओ और ज्यादा है तो निकाल दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, कुछ नए मेथड्स आ रहे हैं, कोई नई प्रोडक्शन की टेक्निक आ रही है, तो वो चीजें यहां से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज नेसेसरी स्किल्स। ह्यूमन सोर्स प्लानिंग के अंदर आप एक ऑडिट करते हो, जिस ऑडिट के तहत आप ये देखते हो कि हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो उन स्किल्स के लिए आप चेक करोगे ताकि आने वाले लोगों में से वही स्किल्स के तरीके को लोगों को लेके आ जा सके। मैनेजिंग लेबर टर्नओवर एंड इंश्योरिंग वर्कफोर्स स्टेबिलिटी। टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? जब लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं फिर छोड़ जाते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो वो जो रेशियो निकलती है वही आपकी टर्नओवर रेशियो होती है। तो कम से कम लोग छोड़ के जाएं, आप इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करो और सपोर्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। और टाइम टू टाइम आप ह्यूमन सोर्स प्लानिंग के तहत अगर आपको लगता है यार ये वाला सेक्शन है ना, इस पे हमने भी काम नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करने वाले लोगों को आप लेके आते हो कि किसी तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को लिया जा सके ताकि इस सेक्शन के लोग हमारे पास आए और हम एक्सपैंड कर सके, हम डाइवर्सिफाई करें, हम दूसरी फील्ड में भी एंटर कर सकें। ठीक है, तो ये होता है, ये आपका नीड होती है, पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और कुछ नहीं होता। अब अगर हम एक ह्यूमन सोर्स प्लानिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू इंप्लीमेंट ह्यूमन सोर्स प्लानिंग इन अ बेटर वे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है, उनसे बैकअप नहीं मिल रहा है, वो लीडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे। और क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, आपको सब चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। अब फिर से वही बात बोल रहे हो, अब बोलोगे सर दोनों अलग है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि जो प्रोसेस होता है वो आपको 10 जगह पे पढ़ोगे, 10 ही जगह पर अलग होगा। आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में स्टेप्स रखने होते हैं, क्योंकि आपको 6 स्टेप्स दिए होंगे, वहां पे ऑप्शंस भी होगा, आपको बस लगाना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स। आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि किसी जगह पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाए, तो उसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप डिमांड एंड सप्लाई को मैच करोगे। अब ये बच्चों वाली बातें आ जाती है। अगर आप इस थिंकिंग के साथ चल रहे हो ना कि सर यहाँ पे ऐसा है वहां पे ऐसा है, तो बेटा ये पेपर आपकी रेंज से बहुत बाहर हो जाएगा, क्योंकि पेपर में ना जो पूछा जाएगा वो आपने पढ़ा नहीं होगा एग्जैक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको मैं बताता हूं कि इसमें से 100 में से एक बच्चे का जेआरएफ पता क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि वो एग्जाम में जाके अपना दिमाग लगाता है, एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, ना कि वो इस चीज पे फोकस करता है कि इस किताब में ये था उसमें ये था। तो एग्जाम में जाओगे ना तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना दिमाग लगाइएगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अप्लाई करना सीखना है हमें अपने एग्जाम में। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, हम जब आप डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल डेटा आ जाता है, जैसे आपका ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम HIS भी बोलते हैं। जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर एक HIS होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसको भी मेंटेन किया जाता है, जिससे क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है कि लोग आएंगे बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पॉलिसी अगर फिक्स्ड है तो वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं किसी भी तरीके से बनाई जा रही हैं, उन पॉलिसीज के अंदर हमेशा एक पॉइंट होना चाहिए, किसका? एक पॉइंट होना चाहिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि क्योंकि बिजनेस डायनामिक है, हर रोज चीजें चेंज हो रही हैं, तो जैसे भी चीजें चेंज होंगी वहां से आप लोगों को अपनी पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं राइट साइजिंग द एंटरप्राइज। राइट साइजिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ये लोगों से रिलेटेड है। राइट साइजिंग का मतलब समझ रहे हो ना? एडजस्टिंग द वर्कफोर्स टू अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मार्केट कंडीशन। मतलब जो आपके पास स्टाफ है उसको एडजस्ट करना, उनके स्किल्स को या उनको समझाना कि हमारे गोल्स क्या, समझ रहे हो ना? मतलब यही वही डायरेक्शन वाली काम है, किससे? कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, एडजस्टिंग द वर्कफोर्स टू अलाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मार्केट कंडीशन, कि उनको अलाइन करना, उनको साथ में लेकर चलना कि मार्केट कंडीशंस ये हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे वर्कफोर्स को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, कैसे स्किल्स हैं और कितना नंबर है। उसके बाद रिडंडेंसीज, रिडंडेंसीज का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं कि जहां पे आपको लगता है कि सप्लाई ज्यादा है, इस काम को 4 लोग कर सकते हैं लेकिन यहां पे 7 लोग कर सकते हैं, तो ये 3 लोगों को निकाल दो, इन 3 लोगों को क्या कर दो? निकाल दो। कैन बी रिड्यूस्ड, रिडंडेंसीज का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये रिड्यूस किया जा सकता है, इनको यहां से हटाया जा सकता है। देन रीलोकेटिंग रिसोर्सेज भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को आपको लगे कि यार ये बंदा ना यहाँ पे ज्यादा बेहतर काम करेगा, तो उसको वहां पे मूव कर सकते हो। जैसे ट्रांसफर होता है, किससे होता है? ट्रांसफर हो जाता है, वो चीज समझ लो ना? मूविंग एम्प्लॉइज टू द एरियाज वेयर देयर आर मोस्ट नीडेड, कि भाई जैसे भी जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली बात है वो टॉप लेवल के डिसीजंस पे काम करेगा। अगर बंदे को फाइनेंस की बहुत नॉलेज है लेकिन आपने उसको अकाउंट में रखा हुआ है या टैक्स इसमें मार्केटिंग में रखा हुआ है, तो वो काम नहीं करेगा, तो अकाउंट्स वाले को अकाउंट्स का ही काम दिया जाए। मतलब तो एक्सपर्टीज पे फोकस किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन से बंदे को लेके जाना है। और ले ऑफ और हायरिंग फ्रीज, अब इसका मतलब क्या होता है? जब आपको जरूरत महसूस होती है तो आप लोगों को ले ऑफ भी कर देते हो। ले ऑफ का मतलब होता है परमानेंट निकाल दिया जाता है। आप नॉर्मली न्यूज़ सुनते हो फलानी कंपनी ने 1000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ करने का मतलब होता है कि उनको जॉब से निकाल देना। वो कोई भी रीजन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे की दिक्कत आ गई है, या कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, या उन्होंने अपना कोई प्लांट बंद कर दिया है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के 4 प्लांट है, उनके भी एक प्लांट बंद कर दिया, तो उसके बंदों को 3 प्लांट्स में थोड़ी एडजस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि ठीक है भाई बाय बाय टाटा, जाओ जाओ। एंश्योरिंग सपोर्ट ऑफ फॉर अफेक्टेड, लेकिन इसके साथ साथ आप ये मेक श्योर करते हो कि जिन लोगों को आप निकाल रहे हो उनको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करवा दो। ठीक है, क्योंकि इनके लिंक होते हैं। तो अगर आप किसी बंदे को निकाल रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसको आप कहीं दूसरी जगह पर फिट करवा दो, कहीं दूसरी जगह पर उसको एडजस्ट करवा दीजिए। ठीक है जी, कि एक जगह पर उस बंदे को आपने निकाल दिया है लेकिन उसको अब किसी दूसरी जगह पर आप एडजस्ट करवाओ। ठीक है जी। हायरिंग फ्रीज, हायरिंग फ्रीज का मतलब होता है रोक देना। फ्रीज मतलब होता है जम जाना, किसी स्टेप को रोक देना, क्योंकि हायरिंग नहीं कर रहे हैं आप, कम लोगों से ही अपना काम चला लो। ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है एक तरीके से रोक लगा देना, बंद कर देना। ठीक, तो इसमें से जो सवाल पूछे जाने के चांसेस है वो प्रोसेस से पूछे जाने के चांसेस है।
आगे आता है जॉब एनालिसिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब, ये जितने भी अभी जॉब से रिलेटेड कंसेप्ट हैं ये सारे आएंगे। देखो जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जॉब से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। क्या करते हो, जब आप जॉब से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, सो इट इज ए प्रोसेस है। याद रखिएगा जो जॉब एनालिसिस है वो प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन और जो आपका स्पेसिफिकेशन आता है वो स्टेटमेंट्स होती हैं। क्लियर है जी? सो इट इज अ स्टडी एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, मतलब उस जॉब की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या आउटकम चाहिए, क्या वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, हर चीज। मतलब आप उस पूरी जॉब को जॉब एनालिसिस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो ताकि आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बना सको, आप उससे जॉब स्पेसिफिकेशन कर सको, जॉब डिजाइन कर सको। मतलब ये सारे स्टेप्स हैं वो जॉब एनालिसिस के बाद में, जो सारे जितने भी आएंगे वो जॉब एनालिसिस के बाद ही आएंगे। क्योंकि जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो ना तो उससे आप लोगों को सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि अब आपको नॉलेज है जॉब की, तो जॉब के लिए कैसे लोग चाहिए वो आप डिसाइड कर पाते हो कि इस तरीके के लोगों की हमें जरूरत है, अगर इस तरीके के लोगों को लेके आएंगे तो हमारे लिए बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको पता चल जाता है कि अच्छा जिस तरीके के लोग आए हैं इनको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, इनके अंदर वो स्किल्स हैं। अगर आपको वो पता है कि अच्छा इस जॉब के लिए ये स्किल्स चाहिए, जो बंदा है उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देकर खत्म करो। दूसरा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया बनाए जाते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, कौन कितना खराब कर रहा है। दूसरा कंपनसेशन, कंपनसेशन का कनेक्शन किसके साथ होता है, कंपनसेशन जहां पर भी आएगा इसका कनेक्शन किसके साथ होता है बेटा, जॉब इवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा आगे। जॉब इवैल्यूएशन, अब जॉब इवैल्यूएशन का कनेक्शन किसके साथ होता है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब किसी जॉब की वर्थ को पता करना कि अगर क्लर्क है तो उसको 10,000 देना है, टीचर है तो उसको 50,000 देना है। तो हर जॉब की जो वर्थ है वो अलग अलग तरीके से होती है। और देना जाता है लीगल कंप्लायंस, इसके साथ साथ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, वो भी लेबर लॉज हैं, जो कंपनीज एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, या किसी भी तरीके का एक्ट है उसको भी साथ साथ में फॉलो किया जाता है। अब जब आप जॉब एनालिसिस के साथ डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, जब आप जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे आप कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब वो जॉब कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है, उस बंदे को ऑब्जर्व किया, अच्छा यार ये इसको ये स्किल से लग रहा है, ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन आप इंटरव्यू ले सकते हो, कंडक्टिंग इंटरव्यू विद एम्प्लॉयर्स और सुपरवाइजर, जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसकी इंटरव्यू भी ले सकते हो, उसके सुपीरियर की इंटरव्यू भी ले सकते हो, उससे उस जॉब से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हो। क्वेश्चनर मेथड, मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी डेटा मेथड यूज कर सकते हो। क्वेश्चनर है उस जॉब से रिलेटेड की कौन सा स्किल है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, लोगों से जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आप डिटेल ले सकते हो। देन आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि हर जॉब के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहां पर कभी भी आग लग सकती है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जॉब के कौन कौन से क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं, कैसी चीजें हैं जो इस जॉब की सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करने वाली हैं। और फंक्शनल जॉब एनालिसिस का मतलब डिस्क्राइबिंग द जॉब्स इन द वर्कर फंक्शंस, कि उस जॉब में जो वर्कर है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला है, वो कौन कौन से एक्शंस है वो लेने वाला है। तो डिस्क्राइबिंग द जॉब इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स फंक्शंस, कि इस जॉब के लिए जो वर्कर है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला है। ठीक है जी, गुड। अब उसके बाद आता है ये वाला, अभी फिर से वही आ गया, ये वाला भी वही टॉपिक है, इसमें भी स्टार्ट लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस पूछेगा ही पूछेगा, एचआर में एक सवाल प्रोसेस का आना ही आना है, इसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। अब आता है कि इसका प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस जॉब का एनालिसिस करना पहले वो जॉब को डिफाइन कर लो। ये वाली जॉब अभी 36 जॉब है तो हर जॉब का थोड़ी करोगे, एक पर्टिकुलर जॉब है पहले वो आइडेंटिफाई करोगे, मतलब डिटरमाइन द जॉब टू बी एनालाइज्ड। जिस जॉब को आप एनालिसिस करने वाले हो पहले आपने वो जॉब को ढूंढा, देन आपने उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया, जो उस जॉब की एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है। नई इंफॉर्मेशन पे जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो देखोगे कि क्या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेक करोगे। देन उसके बाद फिर देखेंगे कि इस जॉब के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। डायरी मेथड भी, पार्टिसिपेंट डायरी वाला मेथड होता है, कुछ लोग अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, उससे भी पता चल जाता है। सुपीरियर से भी डेटा लिया जा सकता है, क्वेश्चनर है, ये वही जो मेथड हमने तीन पढ़े हैं, 3-4 मेथड पढ़े हैं, उन मेथड का इस्तेमाल करके आप जॉब से रिलेटेड क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो फिर हमारे पास क्या हो गया, जॉब से रिलेटेड काफी सारा डेटा आ गया है, उस डेटा को एनालाइज किया और उस डेटा के बेसिस पे हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस बनाई। जो मेन डेटा होता है वो जॉब एनालिसिस का होता है। जॉब एनालिसिस से दो स्टेटमेंट्स निकलती हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। जो डिस्क्रिप्शन होती है ये जॉब की टीडीआर होती है, दैट इज रिलेटेड टू द टीडीआर ऑफ द जॉब। ये क्या होता है, टीडीआर। टीडीआर मतलब टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ये जॉब से रिलेटेड होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होता है वो जॉब को डिफाइन करता है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन होता है ये जॉब होल्डर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, ये जॉब होल्डर को डिफाइन करता है कि जो जॉब होल्डर है वो क्या करने वाला है, उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो ये लास्ट में बनती है हमारे पास जब हम यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब कलेक्टिंग जॉब इन्फॉर्मेशन इंटेल्स, तो क्या क्या यूज कर सकते हो कलेक्टिंग जॉब इन्फॉर्मेशन, आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो भी जॉब से रिलेटेड एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ऑब्जर्विंग जॉब परफॉर्मेंस, किसी को जॉब परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। कंडक्टिंग इंटरव्यू, जैसे ऊपर पढ़ा था ना, कोई क्वेश्चनर भी करवा सकते हो, सेम ही है, क्वेश्चनर के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, आप इंटरव्यूज भी ले सकते हो। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ठीक है, जॉब से रिलेटेड क्रिटिकल इंसिडेंट्स को क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर जॉब में XYZ तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से दो तरीके की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। एक स्टेटमेंट का नाम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक स्टेटमेंट का नाम होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था, टीडीआर, जो मैंने आपको बताया था कि एक रिटन स्टेटमेंट है जिसके अंदर ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग रिलेशन ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि एक जॉब से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। एम्प्लॉय को भी हेल्प हो जाती है, एम्प्लॉयर को भी हेल्प हो जाती है कि हमें मतलब मैं जॉब को परफॉर्म करने वाला हूं तो मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा, जब आप एज अ एम्प्लॉयर आप एक्सपेक्ट करते हो तो उसको भी पता है कि ये बंदा जॉब को परफॉर्म करने वाला है। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों पे फोकस करते हैं, इसके अंदर आ जाता है जॉब का टाइटल।
जॉब का टाइटल, नॉम, जॉब का नाम क्या है, जॉब का पर्पस मतलब जॉब के ऑब्जेक्टिव, उस जॉब के अंदर आपको कौन कौन सी ड्यूटीज, कौन कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज हैं वो डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उस जॉब में किसका किसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉस मैडम है और आप उसको शादी के लिए बोल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि किसके साथ कौन सा संबंध है, आपके ऊपर कौन है, आपके नीचे है, ये पता है। कैसी वर्किंग कंडीशंस में आप काम करने वाले हो, जॉब के लिए सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, जो जिस सिचुएशन में आप काम करने वाले हो वो कैसा है, और उसके साथ जॉब का कॉन्टेक्स्ट, उस जॉब का बाकी जॉब्स के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है जी। उस जॉब का बाकी जॉब्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये चीज भी आपको क्या करते हो, आप मेक श्योर करते हो कि इस चीज की भी नॉलेज आप लोगों को रहे। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जिसके अंदर आप इन सारी चीजों को, जॉब को डिस्क्राइब किया जा रहा है। घुमा फिरा के देखा जाए तो जॉब्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उस जॉब के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट होती है। और दूसरी जो स्टेटमेंट इससे निकल के आती है वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इसके अंदर आता है बंदे की नॉलेज, जिस बंदे ने जॉब को परफॉर्म करना है, अब वो क्या करेगा, जिस बंदे के अंदर, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो यहां पर उस बंदे की स्टडी की जाएगी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको पता है कि यूजीसी नेट है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस, अगर बोलते हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है और एबिलिटीज होनी चाहिए। आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, आपको नजर आए, बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी स्टडी किसकी होती है, जॉब को करने वाले बंदे की होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी होती है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस बंदे की होती है जो उस जॉब को परफॉर्म करने वाला है, जॉब होल्डर की। क्लियर है, ये किसकी होती है, जॉब होल्डर की होती है। और ये किसकी होती है, जॉब की होती है। अभी यहां पर मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर तीनों का कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब एनालिसिस चार्ट पढ़ोगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से चीजें समझ आएंगी, ठीक है जी। यार देखो, अभी आप एक चाहते हो कि 2 घंटे में पूरी यूनिट की रिवीजन हो जाए, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से तसल्ली से बैठ के जो चीजें मिस हो जाएंगी लिख दीजिए। अभी तो बस आपको सुनना है, आपने पढ़ रखा है, मैं इतना मान रहा हूं। अगर आप रिवीजन कोर्स में हो, रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा उसको रिवाइज करो। अगर आपको ये लगता है कि यहां पर भी मैं एक एक चीज पे 5-5 मिनट रुकूंगा तो बेटा फिर तो दिसंबर तक खत्म होगा। मुझे 1 से 2 क्लासेस में पूरी यूनिट को खत्म करना है, और वो भी इन डेप्थ तरीके से। तो आपको मेरी स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा, मैं आपकी स्पीड के साथ मैच नहीं करूंगा। ये चीज आप पहली क्लास में समझ लीजिए। बट अगर आपने पूरी क्लास को अटेंड किया तो आप आंखें बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि शायद इस यूनिट को मैं खुद रिवाइज करता तो पूरा दिन लग जाता, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको अपनी तरफ से सिर्फ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा और डिवोट करने पड़ेंगे इस यूनिट पे फुल कमांड हासिल करने के लिए। अब आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब है आप डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो हर चीज की। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आप जॉब की ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस और अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट की बात करते हो। और दूसरा आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर जॉब होल्डर के स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस, उसको काम करने के लिए कौन सी कितना उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसका पार्ट बनती है, जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनती है। उसके बाद अगर पर्पस देखा जाए तो जॉब एनालिसिस किसके लिए बनाया जाता है, जॉब को समझने के लिए, जॉब की जरूरतों को समझने के लिए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को पता रहे कि इस जॉब से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, टू क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट द जॉब एंटेल्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जॉब होल्डर। अब जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब होल्डर को समझाएगा कि यार मैं ये वाली चीजें करना चाहता हूं इस जॉब के दौरान। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि राइट फिट टू द जॉब। मतलब अगर राइट फिट पूछा जाए तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि ये वाला बंदा होता है। देन अगर आप इसके एलिमेंट्स की बात करो तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, आप इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा का एनालिसिस करते हो, फिर उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हो। और इसमें क्या आता है, जॉब का टाइटल होता है, जॉब की समरी होती है। मतलब समरी इन द सेंस 2-3 लाइन में आप पूरी जॉब को डिफाइन कर देते हो, जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद इस जॉब की क्या ड्यूटीज हैं, कैसी वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा और क्या-क्या टूल्स हैं वो होंगे। और यहां पर बंदे की बात हो रही है तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल्स, उसके एट्रीब्यूट्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि उसको आंखों से नजर आ रहा है, कहीं अंधा तो नहीं है। तो अंधा है तो फिर ऑब्वियसली बात है वो जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर आउटकम देखा जाए तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के लिए बेस बनता है। मतलब एनालिसिस से ये निकल के आएगा, ये टास्क और ड्यूटीज निकलती है, और यहां पर आ जाता है हायरिंग और एम्प्लॉइज। तो यहां पर बंदे के बारे में पता चल जाता है, यहां पर काम रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है। एनालिसिस बना लिया तो उससे डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन अपने आप निकल के आ जाती है। देन अगर देखा जाए तो फोकस, इसका फोकस किस पे होता है कि असल में जॉब क्या है और जॉब की कंडीशंस क्या है। और इसमें आता है जॉब की समरी, डिटेल, टास्क, रिस्पांस, मतलब वही चीजें रिपीट हो रही हैं। और यहां पर फोकस होता है इंडिविजुअल पे कि जो बंदा इस जॉब को परफॉर्म करने वाला है वो क्या होना चाहिए। जॉब राइट फिट डिस्क्रिप्शन में बताया बेटा, शायद मैंने बोल उल्टा दिया होगा, लेकिन राइट फिट यहां पर ही था। अगर आप देखते हो ना, ये देखो राइट फिट है तो ये स्पेसिफिकेशन ही है, तीसरे नंबर पे स्पेसिफिकेशन ही है, ठीक है। हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन यहां पर लिखा हुआ है। तो इसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए और जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए यूज करते हो, इसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सिलेक्शन मतलब इसमें सिलेक्शन इंश्योर की जाती है, यहां पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों की क्या की जाती है, बात की जाती है। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यहां पर क्लैरिटी के लिए, और यहां पर समझ रहे हो ना, ये सिलेक्शन, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और ये ओवरऑल जॉब के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओवरऑल जॉब के लिए यूज किया जाता है किसके अंदर, जॉब एनालिसिस के अंदर। तो आपने क्या याद रखना है, जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है ये दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं जो जॉब एनालिसिस के थ्रू निकल के आती है। क्लियर है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? पहले मुझे ये बताइए, अभी आपको पढ़ते हुए आधा घंटा हो गया, आपने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, तो बताइए मजा आया? इस स्पीड से अगर पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि 12, 13 या 15 मैक्सिमम क्लासेस लगेंगी, आपका पूरा सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। इवन के जो यूनिट्स हमने जो टॉपिक्स फुल कोर्स में भी नहीं कवर हुए ना, वो भी यहाँ पर कवर होंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मॉडल्स भी कवर होंगे, यहाँ पर प्रमोशन की टाइप्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये टॉपिक ना, ये कोर्स आपके लिए लास्ट मोमेंट पे सेवियर हो जाएगा। मतलब अगर आपने कम भी पढ़ा है ना तो भी ये कोर्स आपको बचा लेगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आता है जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क
task, duties and responsibility into a productive unit of work. It involves defining the way work will be performed and tasks that will be required for a job. Job का मतलब क्या होता है? अब जॉब को आप डिजाइन करते हो, उसकी टास्क रिस्पांसिबिलिटीज को as per the physical needs, as per the organization need. ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर देना, उसको मॉडिफाई कर देना, ठीक है? स्टैंडर्ड जॉब को टेलर कर देना, मतलब इस तरीके की जरूरत होती है। अब इसके लिए हम क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे स्किल वैरायटी। अब जॉब के अंदर क्या क्या कर सकते हो आप? अलग अलग तरीके के यूज कर सकते हो स्किल्स। जैसे इसके अंदर आता है ना वो जॉब क्या बोलते हैं आप, जो ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है, वो सब चीजें इसका हिस्सा होता है, एनलार्जमेंट एनरिचमेंट होती है। दूसरा टास्क आइडेंटिटी, कंप्लीटिंग अ होल एंड आइडेंटिफाई पीस ऑफ वर्क, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे एक जॉब होती है वो अलग अलग टास्क से बनती है, तो एक टास्क को क्या करते हैं आइडेंटिफाई करना। टास्क सिग्निफिकेंस, उस जॉब का दूसरी जॉब पे कितना इंपैक्ट होने वाला है। ऑटोनॉमी, एम्प्लॉइज को फ्रीडम देना, ठीक है, मैंने बताया था ना, एम्प्लॉइज की जरूरत के हिसाब से जॉब को क्या करते हो मॉडिफाई करते हो। और फीडबैक है क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, और जब उस बंदे ने काम कर दिया तो उसको क्लियरली बता देना कि तूने ये काम कितने बढ़िया तरीके से किया है, तूने ये काम को इतने बेहतर तरीके से किया। Yes, designing a job in such a way that it will fulfill the needs of organization as well as the job holder. सिर्फ organization की नीड्स नहीं है, जॉब होल्डर की भी बात की जाती है। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अलग अलग टास्क टू प्रमोट एक्सपीरियंस एंड वैरायटी। अब बैंक में जाते हो तो एक बंदा जो चेक काट रहा होता है वही दूसरे दिन काउंटर पे बैठा होता है, वही तीसरे दिन फॉर्म ओपन कर रहा होता है, तो ये क्या होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुमाते रहते हैं। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? जब उसको सेम काम में क्या कर दिया जाता है। एनलार्जमेंट का मतलब होता है जब आप वर्टिकली एक्सटेंशन कर देते हो, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ा देते हो, ड्यूटीज बढ़ा देते हो। सॉरी, एनलार्जमेंट उल्टा बोल दिया। एनलार्ज करने का मतलब क्या होता है? एनलार्ज करने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो काम कर रहे हो उसी के अंदर और काम को ऐड कर देना, दैट इज एनलार्जमेंट। और एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? आपको एक नेक्स्ट लेवल पे मोर मीनिंगफुल टास्क, मतलब और ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी देना। तो यहां पर जो चेंज किया जाता है वो वर्टिकली किया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। एनरिचमेंट में वर्टिकली चेंज किया जाता है और एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टली चेंज किया जाता है। यस 102 अनदर 0 आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है फ्लेक्सी टाइम, ये शायद टर्म आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबल टाइम देना कि वो अपने टाइम के हिसाब से वर्किंग आवर्स विद इन द लिमिट, एक लिमिट के अंदर उनको बोल दिया जाएगा कि ठीक है 4 घंटे में कोई से 2 घंटे आप काम कर लो, कोई से भी 2 घंटे आप क्या कर लो काम कर दो। टेली कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? वर्क फ्रॉम लोकेशंस आउटसाइड द ट्रेडिशनल। ये जो वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो ये टेली कंप्यूटिंग होता है। ये दोनों चीजें 2021 के पेपर में पूछी गई थी। फ्लेक्सी टाइम भी पूछा गया था, टेली कंप्यूटिंग भी पूछा गया था। देन आ जाता है जॉब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कॉम्प्लेक्स जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उस जॉब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जॉब को परफॉर्म करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, जॉब को परफॉर्म करना क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो याद रखिए एनरिचमेंट में वर्टिकल एक्सटेंशन होती है और एनलार्जमेंट में हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होती है। उसके साथ आता है जॉब क्राफ्टिंग, एक और टेक्निक होती है जॉब क्राफ्टिंग। जॉब क्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? आप जॉब को अपने हिसाब से क्राफ्ट करने का मतलब है जब लोगों को बोल दिया जाता है कि आप अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी जॉब को क्राफ्ट करो, अपने जॉब के लेवल्स को बनाओ, इस तरीके से, ठीक है जी। तो उसको बोल दिया जाता है जॉब क्राफ्टिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल जॉब क्राफ्टिंग। देखो जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट का मतलब, एनलार्ज का मतलब होता है सेम लेवल के और काम दे दिया, आप टाइपिंग का काम देते हो, आपको ईमेल का काम दे दिया, दैट्स द जॉब एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या था कि आप टाइपिंग का काम कर रहे थे, आपको ऊपर एग्जीक्यूटिव का कोई काम दे दिया उससे ऊपर का, तो अगर सेम लेवल पे चेंज हो रहा है सिर्फ ऑटोनॉमी को खत्म करने के लिए, बोरियत को खत्म करने के लिए, तो दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। लेकिन अगर आपको सेकंड लेवल पे और रिस्पांसिबिलिटीज ड्यूटीज दी जा रही है तो वो जॉब एनरिचमेंट हो जाती है, ठीक है जी। यस, फ्लेक्सी टाइम का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से टू चूज देयर वर्किंग आवर्स विद इन लिमिट्स, कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम पे काम कर सकते हो। अब इसके लिए कुछ कुछ अप्रोचेस यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग अप्रोच। कीवर्ड याद रखना है, फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जहां पर इंजीनियरिंग आ गया, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा कि जॉब को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जॉब की जो प्रोडक्टिविटी है और जो एफिशिएंसी है उसको क्या किया जा सके, एनहांस किया जाए। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मतलब क्या होगा? जॉब को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जो लोग हैं वो अपने काम पे सेटिस्फाई रहें, उनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने का मौका दिया जाए, लोगों को आपस में सोशलाइज किया जाए ताकि लोग एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बात करें। देन आ जाता है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा? यूजिंग स्कोर जॉब डायमेंशंस टू एनहांस जॉब सैटिस्फैक्शन। जॉब के एलिमेंट्स को यूज करके, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल का मतलब जॉब के एलिमेंट्स को यूज करके, जॉब के मेथड्स को, जॉब के स्किल्स, टास्क को यूज करके जॉब की जो सेटिस्फैक्शन है उसको क्या करना, एनहांस करना, ठीक है। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही होता है। देन आ जाता है आपके पास सोशो टेक्निकल मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट सोशल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू जॉब डिजाइन। सोशो टेक्निकल का मतलब जहां पर आप सोसाइटी, मतलब आप अपने इनफॉर्मल रिलेशनशिप और साथ में एक टेक्निकल सिस्टम है या मशीनरी है, उसको इस तरीके से कंबाइन करते हो, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और मोटिवेशनल अप्रोच है जिसमें लोगों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे फोकस किया जाएगा कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहे, अंदर से उनकी आवाज है कि मुझे ये काम करना है। अगर अंदर से एक आवाज आएगी तो उनको लगेगा कि हां भैया ये काम मुझे करना है, ये काम मेरे लिए जरूरी है, ये काम मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइन। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, उनको अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करते हो किसी जॉब के लिए। जब आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जॉब आई है, इस जॉब को अप्लाई करो। बहुत सारे लोगों को क्या करते हो आप जॉब के लिए, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करना और ऐसे लोगों को लेके आना जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सो बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आप हर किसी को बोलते हो कि आजा आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, हर किसी को बुला लेते हो, हर किसी को बुलाते रहते हो कि आ जाओ, सब लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, अप्लाई करो ताकि आपको जॉब दे दिया। तो इसके अंदर आप लोग क्या करोगे? अब इसका भी प्रोसेस है। अब ये मत बोल देना कि सर जो क्लास में पढ़ाया था वो प्रोसेस अलग था। प्रोसेस हर जगह पर एक ही होता है, बस फर्क है उसके स्टेप्स कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप जॉब को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई वैकेंसी मतलब डिटरमाइन द नीड फॉर न्यू एम्प्लॉय। सबसे पहले आपको अगर जरूरत पड़ेगी तभी तो आप रिक्रूट करोगे ना। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अच्छा जरूरत है या नहीं, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए लोगों की जरूरत है या नहीं। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? उस जॉब को स्टडी करोगे। बताया था ना शुरुआत कहां से होती है? जॉब एनालिसिस से। मतलब जरूरत है, फिर उस जॉब की
रिक्वायरमेंट क्या है, उस जॉब की क्वालिफिकेशन क्या है, अगर पता होगा तभी तो फॉर्म में दोगे ना कि ऐसा बंदा चाहिए, ऐसे जिसके अंदर स्किल्स होने चाहिए, तो वो चीज है। उसके बाद सोर्सिंग कैंडिडेट्स, मतलब लोगों को अलग अलग चैनल्स के थ्रू क्या करोगे, बुलाओगे, न्यूज़पेपर में दोगे, ऑनलाइन बताओगे, कॉल करके, अगर पुराना डेटा है तो उन लोगों तक पहुंचोगे, फिर उनकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर रखना चाहते हो उसके लिए आपने लोगों ने बुला लिया, अगर 1 लाख लोग आ गए उसमें से 50,000 ऐसे हैं जिनका नेट ही क्लियर नहीं है, तो उस 50,000 को क्या कर दोगे, निकाल दोगे, वो वाला। फिर आप उनको इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, उनको इंटरव्यू किया जाता है, और दूसरा फिर जॉब सिलेक्शन, मतलब यहां पर ये ना ऑनबोर्डिंग वाला प्रोसेस है, ये सिलेक्शन तक है, मतलब इंटरव्यू तक ही होता है, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये सिलेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ये जॉब ऑफर हो गया, ये ऑनबोर्डिंग हो गया, ये इंटरव्यू का हिस्सा बन जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब स्क्रीनिंग हो जाती है एप्लीकेंट्स की, तो उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जो वो स्टेज किसमें चली जाती है, वो स्टेज आ जाती है आपकी कहां पर, सिलेक्शन। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड प्रोसेस है, तो इसके पहले 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स आप लोगों ने क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो किसका हिस्सा है, पहले 5 स्टेप्स हैं वो रिक्रूटमेंट का हिस्सा, और वैसे भी आपको पता है सिलेक्शन से पहले जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे सारे रिक्रूटमेंट से होंगे, सिलेक्शन से पहले के जितने भी सारे स्टेप्स होंगे वो रिक्रूटमेंट के ही होते हैं। अब रिक्रूटमेंट का नेचर क्या होता है, देखो एक तो कंटिन्यूस होती है, ऑर्गेनाइजेशन में नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए लोग चले जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कोई नई पोस्ट बन जाती है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक सारी वैकेंसीज फिल नहीं होती, इवन के फिल होने के बाद भी चलता ही रहता है, कोई ना कोई छोड़ के चला जाता है, कोई आता है, तो ये चलता ही रहता है। एक सिस्टमैटिक है, मतलब ऐसा रैंडमली कुछ नहीं होता, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज किया जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, और ये एक स्ट्रेटजी होता है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि आप उसी बंदे को रिक्रूट करोगे, उसी लोगों को आप इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बताओगे या बुला के लाओगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे, उसके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए जिन स्किल्स की आपको जरूरत है, द स्किल्स दैट यू नीड, जो स्किल्स की आपको जरूरत है उन स्किल्स के बारे में क्या किया जाता है, यहां पर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप क्यों रिक्रूटमेंट करते हो, व्हाट इज द रीजन। सबसे पहले वैकेंसीज को फिल करने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो खाली हुई हैं, उनको क्या करना, भरना। दूसरा वर्कफोर्स क्वालिटी, अट्रैक्टिंग स्किल्ड, मतलब आप अच्छे लोगों को, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख लोग आ गए, दूसरे में 50,000, तो ऑब्वियसली बात है जहां पर 1 लाख लोग आए हैं वहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यही स्ट्रेटजी गोल्स की बात की जाती है। और एनहांस डाइवर्सिटी, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स, किसके अंदर, मतलब अलग अलग जगह से, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, डाइवर्सिफाई मतलब हर जगह से हर तरीके के लोग हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हर तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो आप लोगों का डाइवर्सिटी का हिस्सा बन जाए। क्लियर है, तो ये अब रिक्रूटमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो आप बड़ा पैसा भा सकते हो। दूसरा अगर रेपुटेशन है तो लोग खुद आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिपेंड करता है, अगर एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कल्चर है तो वहां पर लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है तो वहां पर आप लोग जाना पसंद नहीं करोगे। देन आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस है, किस तरीके की लेबर मार्केट है, किस तरीके का ट्रेंड है, वो भी इम्पैक्ट करता है। जॉब फैक्टर, जॉब का नेचर कैसा है, समझ रहे हो ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं होता, ये आप लोगों को लॉजिकली बनाना होता है। कैंडिडेट्स के फैक्टर्स कि भाई किस तरीके की वर्कफोर्स अवेलेबल है, जिस तरीके के लोग चाहिए क्या उस तरीके के मार्केट में अवेलेबल भी हैं या नहीं, उस तरीके के क्वालिफाइड हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या वो आना भी चाहते हैं या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, क्या कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग क्या करते हैं, अप्लाई आते भी हैं लेकिन छोड़ के भी चले जाते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आते हैं लेकिन आने के बाद भी अप्लाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या चेक करते हो कि भाई लोग आएंगे या नहीं आएंगे, रहेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सोर्स होते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि आप इंटरनली रिक्रूटमेंट कर लेते हो, प्रमोशन कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, आपके जो इंप्लॉइज हैं वो रेफरल, ये वाला कई बार पेपर में पूछा गया, इंप्लॉइज रेफरल, दिस इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, पेपर में पूछा गया था। और कई बार इंटरनल जॉब पोस्टिंग भी होती है, जैसे बैंक्स वगैरह में होता है, अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट होती है, अंदर ही कोई एग्जाम होता है, बाहर के लोगों तक जाते ही नहीं, जब बाहर के लोगों तक आप जाते ही नहीं हो तो वहां से हो जाता है। और एक्सटर्नल में क्या करते हो, आप जॉब के लिए एडवर्टाइजिंग देते हो, आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ बात करते हो, आप कॉलेजेस में कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करते हो, जॉब फेयर्स लगाते हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू क्या करते हो, आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, उन लोगों तक भी क्या करते हो, पहुंचने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है हमारे पास कि रिक्रूटमेंट का जो इवैल्यूएशन ऑफ मेथड्स। अब रिक्रूटमेंट के लिए आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो उसमें आप उसको कैसे चेक करोगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि भैया हमारे पास बहुत सारे रिक्रूटमेंट के मेथड है, उसमें से सबसे जिसमें कम कॉस्ट लगेगी उसको आइडेंटिफाई करना, टाइम जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, कितना टाइम लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी ऑफ हायर, मेजरिंग द सूटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ हायर्ड कैंडिडेट्स, कि जिन लोगों को लेके आए हैं, इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या होगा, जिन लोगों को लेके आए हैं क्या वो असल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले लोग हैं या नहीं है, उस पर भी फोकस किया जाता है। देन आ जाता है रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट समझ रहे हो ना, कितने लोग आपके साथ रिटेन रहते हैं। लॉन्जिविटी का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा कल्चर प्रोवाइड करोगे तो लोग लंबे समय तक काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लंबे समय तक काम करना पसंद करेंगे। कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस, कंसीडरिंग द सैटिस्फैक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनको कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है आपके जॉब के साथ, उस जॉब पे वो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप रिक्रूटमेंट को क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। अब रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अब आप वो जो रिक्रूटमेंट में आपके पास बहुत सारे लोग आए थे उसमें से जो फालतू के लोग हैं, मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई चीज की कमी है, उसको आप निकाल देते हो, और जो लोग आपके
आपके लिए असल में होना चाहिए, जो बंदा आपके लिए एक्चुअली में काम करने वाला होना चाहिए, फिर उसको आप लेके आते हो। तो मतलब इतने झुंड में से जो बेस्ट बंदा है उसको सिलेक्ट कर लेना। सो दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सो दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्यादा लोग होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो पॉजिटिव अच्छे लोग होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, रखा जाता है। सो दैट इज सिलेक्शन। सो सिलेक्शन का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर जॉब। इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से बेस्ट बंदे को क्या करना, सिलेक्ट करना। अब अगर आप सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस देखोगे तो सबसे पहला तो यही है कि रिक्रूटमेंट होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को लेके आते हो, और जो सिलेक्शन होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप देखो तो सिलेक्शन का मतलब होता है सही बंदे को जॉब के लिए सिलेक्ट करना, लेकिन रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल होता है एक बड़ा पूल इकट्ठा करना लोगों का, और सिलेक्शन का मतलब होता है उस पूल में से बेस्ट बंदे को सिलेक्ट करना। जो हमारे पास इतने सारे लोग आ गए हैं उनमें से बेस्ट थे, उसमें से बेस्ट बंदे को क्या करना, सिलेक्ट करना। तो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को निकाला जाता है। अब इसमें भी यही प्रोसेस है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेप प्रोसेस कोई भी नहीं छोड़ के जाना, सारे प्रोसेस अच्छे से पढ़ के जाना है। अब प्रीलिमिनरी जो आपका स्क्रीनिंग होगी ये कहां से होगी, रिक्रूटमेंट के थ्रू। इनिशियल असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, जो रिक्रूट होकर आए हैं, जो शॉर्ट लिस्ट होकर आए हैं, उनकी इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद वहां पर आप लोगों को लगता है कि ये बंदा सही है, ये वाला बंदा गलत है, तो उसको निकाल दिया जाता है, बाकी को रख लिया जाता है। फिर उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो भराया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर वो बच्चों लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर उनके ना अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, कॉग्निशन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी टेस्ट बताऊंगा। टेस्ट के बाद फिर क्या करते हैं, हम उनकी इंटरव्यू लेते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, फोकस इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई सी भी इंटरव्यू हो सकती है। उसके बाद फिर जब वो इंटरव्यू में पास होते हैं फिर उनका रेफरेंस चेक देखा जाता है, बैकग्राउंड चेक देखा जाता है, और फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि अच्छा ये बंदा सिलेक्ट करना है, फिर उसको जॉब ऑफर दे दिया जाता है, और लास्ट में एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है। मतलब रिक्रूटमेंट आपकी हो गई है, उसके बाद आपको बोल दिया जाता है, सिलेक्शन हो गई, आपको बोल दिया जाता है कि एक जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जरूर से लेके आओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे, इनिशियल असेसमेंट करोगे कैंडिडेट्स की, उसके बाद उनसे फॉर्म फिल करवाओगे, उनसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद टेस्ट लोगे उनका, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, कॉल वगैरह की जाती है कि सही तो है, गलत तो नहीं है, कतल तो नहीं करके आया हुआ। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करोगे, फिर जो सबसे बेस्ट लगेगा उसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद उसको जॉब ऑफर कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाता है कि ठीक है भाई अब इस बंदे को ये वाला काम हमें करवाना, इस बंदे से ये वाला काम करवाना है। तो ठीक है, मेडिकल में वो कुछ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग जॉब की, उसको चेक किया जाता है। अब उसके बाद सिलेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंटरव्यू ले सकते हो जिसमें स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब सब कुछ डिसाइडेड होता है, अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है रैंडमली जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं वो सवाल उनसे पूछ सकते हो। देना जाता है बिहेवियर इंटरव्यू। कई बार आप उनके बिहेवियर इंटरव्यू, जैसे स्ट्रेस इंटरव्यू होती है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो बंदा क्या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देना जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, किसी स्किल के लिए कॉम्पिटेंसीज को एप्टीट्यूड बोल दिया जाता है, कॉग्निशन के साथ है कि किसी काम को आप कितने जल्दी से सीखते हो, कितने बढ़िया तरीके से सीखते हो। देना जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है जो पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, एक साइकोमोटर या साइकोमेट्रिक। साइकोमोटर का मतलब होता है जो स्किल से रिलेटेड होता है, साइकोमेट्रिक का मतलब होता है जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स को चेक किया जाता है। असेसमेंट सेंटर का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको वही तरीके का काम दिया जाता है जो काम आप करने वाले हो, ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी आएगा। असेसमेंट सेंटर में एक ऐसा तरीका होता है जहां पर आप लोगों को जो काम आप करने वाले हो उसका एक काम दिया जाता है जिसको आप वर्क टेस्ट भी बोल देते हो, और फिर देखा जाता है कि उस काम को आप कितने बढ़िया तरीके से बनाते हो या नहीं बनाते हो। देना जाता है वर्क सैंपल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल जॉब। फिर उसके बाद मुझे तो सिमुलेटेड था, सिमुलेटेड का मतलब उससे मिलता जुलता, फिर आपको एक्चुअली वो काम करवा के देखा जाता है जो काम आप करने वाले हो, और उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो दोनों चीजें क्या है, एक इसमें जो असेसमेंट सेंटर है इसके अंदर आप लोगों को सिमुलेशन का मतलब उस जॉब से मिलता जुलता काम, रियल नहीं होगा, लेकिन जब आप वर्क सैंपल्स की बात करते हो तो यहां पर आपको रियल काम है वो करवाएंगे, राइट। अब सिलेक्शन के कुछ मेथड होते हैं, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, ये जो टाइप ऑफ टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके ये कॉग्निशन का मतलब दिमाग में आप किस तरीके से आप रीजनिंग का यूज करते हो, किस तरीके से आप दिमाग का इस्तेमाल करते हो। जो प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाए तो उसके स्किल्स को देखा जाता है, तो कई बार आपके कॉग्निटिव स्किल्स को चेक किया जाता है। कॉग्निटिव स्टेप्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जाना जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर आपका जो कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, है ना, आपके अंदर एग्रीबलनेस है, वो जो आप ओशियन मॉडल पढ़ते हो तो उसके बेसिस पे हम आपकी पर्सनालिटी को चेक करते हैं। ये पेपर पेन टेस्ट होता है, पेपर पेन टेस्ट के बेसिस पे आप जज करते हो किसी बंदे की पर्सनालिटी को। उसके बाद सिचुएशनल जजमेंट है, वो आप लोगों को अलग अलग तरीके की सिचुएशन दे दी जाती है कि अच्छा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो अचानक से ये हो जाए तो आप उसको कैसे डील करोगे, इस तरीके की कुछ सिचुएशंस दी जाती है, उसको सिचुएशनल जजमेंट बोल दिया जाता है। देना जाता है इंटेग्रिटी टेस्ट। इंटेग्रिटी टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, एथिकल लेवल पे देखा जाता है कि आप एथिकल तरीके से किसी काम को सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको बोल दिया जाता है इंटेग्रिटी टेस्ट। और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ, आपके स्टैमिना, आपके एंड्योरेंस वगैरह को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है क्या कि आपके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई अगर आप ऐसा काम करने वाले हो जिसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए हमारे फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉब्स में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना वो ऑफर के बाद होता है, अगर आपको नहीं पता तो। अब एनटीएस को कैसे मानता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो मेरी अपॉइंटमेंट के बाद ही लिया गया था, ठीक है, इस वजह से। अब उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है आपको एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे आपका वो होता था ना एक शुरुआत का सेशन, ओरिएंटेड सेशन, मतलब जब आप एक नए लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, मतलब एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थ्योरेटिकली लोगों को बताया जा रहा है। जॉब से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है, वर्क प्लेस टूर है या इंट्रोडक्शन टू टीम मेंबर, मतलब जान पहचान करवाई जाती है, उसको बोला जाता है इंडक्शन। इंडक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है बेटा, इंडक्शन होता है नॉर्मली थ्योरेटिकल तरीके से जब आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंडक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन बोल देते हैं। और फिर टीम मेंबर्स के साथ क्या कर देना, उनको मिला देना, ये वाला, ठीक है। तो ये इंडक्शन होता है। और
एक होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में जैसे जॉब असाइनमेंट है कि जॉब असाइन कर देनी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, जो प्लेस कर देना मतलब जिस बंदे को जिस जॉब के लिए बनाया गया है उसको वहां पे बिठा देना, उस बंदे को बिठा देना। तो ये हमारा जॉब असाइन हो जाएगा, मतलब उसको स्पेसिफिक रोल बताना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको एक मेंटर प्रोवाइड करना, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक एंड सपोर्ट देना, ठीक है। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको फोकस नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैंने इसका डिफरेंस दिया हुआ है, वो वाला डिफरेंस पढ़ना जरूरी है, यहां पे पढ़ लो ये वाला सिंपल, इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि जो इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है और सोशलाइजेशन होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कई बार आप लोगों को एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, अगर कुछ पिछले पीछे किसी को समझ नहीं आया तो यहां पे पढ़ लो। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, शुरुआत, सबसे पहले इंडक्शन होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है और फिर सोशलाइजेशन होता है। इंडक्शन का एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है जब आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिंपल, एक दो दिन के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, समझ रहे हो, तो शॉर्ट होता है, कुछ दिन का एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर शुरुआत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है। ओरिएंटेशन एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो जाता है जिसके अंदर आप लोगों को क्या होता है कि आपको फिर जॉब पे प्रैक्टिकली चीजें बताई जाती है, यहां पर चीजें ज्यादातर थ्योरेटिकल होती है, यहां पर चीजें प्रैक्टिकल हो जाती है। और सोशलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बनाया जाता है, समझ रहे हो ना, सोशलाइज होना मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों के साथ बातचीत करना, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अडैप्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हो सकता है आप किसी ऐसे कल्चर से आए हो जो इस कल्चर से एकदम से अलग होता है, तो आपको उस कल्चर का हिस्सा बनाने के लिए सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है और बहुत लंबा होता है। तो जो ओरिएंटेशन होती है वो तो बहुत कम होती है, और जो आपकी सॉरी इंडक्शन होती है वो तो छोटा सा प्रोसेस होता है, ओरिएंटेशन है उससे लंबा होगा, कुछ वीक तक हो सकता है, लेकिन सोशलाइजेशन तो लंबे समय तक चलता रहता है, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन का एकदम से पक्का परमानेंट हिस्सा बन जाते हो, परमानेंट हिस्सा बन जाते हो। एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यहां पर तो आप सिंपली डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो, जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर क्या है, कहां पर वॉशरूम है, कहां पर ये अलग अलग रूम है, कहां पर एचआर का डिपार्टमेंट ऑफिस है, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो। यहां पर आप डिटेल में ट्रेनिंग, जॉब की ट्रेनिंग होती है, और यहां पर कल्चर की असाइमिलेशन होती है और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है लगातार। अब इसका फोकस क्या होता है, लोगों को वेलकम करना, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उनकी एंजाइटी, ठीक है। जब आप किसी जगह पे काम करते हो ना, पहली बार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जाते हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एक एंजाइटी होती है, तो वो एंजाइटी को खत्म किया जाता है। यहां पर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताया जा रहा है, और ये तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक हिस्सा बन जाओ, कि अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब आपको यहां पर काम करना है, तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट है, इसके अंदर कंपनी का ओवरव्यू बताया जाता है, टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पॉलिसीज बताई जाती है, यहां पर कंपनी से जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर के बारे में, और यहां पर इनफॉर्मल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर और रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये लंबे समय तक चलने वाला काम होता है। एक्टिविटीज है तो ये नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, आपको आईडी कार्ड वगैरह इशू कर दिया जाता है, यहां पर ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, टीम बिल्डिंग होती है, और ये लंबे समय तक आपका मेंटरिंग या सोशल एक्टिविटी था वो आप लगातार चलाते रहते हो। आउटकम क्या होता है, इससे लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं जॉब के लिए, लोग क्या हो जाते हैं, जॉब है वो लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं, यहां पर आपको अपने जॉब से रिलेटेड जो रोल होता है उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और यहां पर आप फिर पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाते हो, एंगेज हो जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, मतलब अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक विभिन्न क्या बोलते हैं एक अहम हिस्सा बन चुके हो, या पूरी तरह से सोशलाइज हो चुके हो, आपको लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा हूं, ठीक है। देखो ओरिएंटेशन का मतलब जो इंडक्शन होती है ना, नॉर्मली ये सिर्फ और सिर्फ न्यू एम्प्लॉइज के लिए होती है, ये भी एक पॉइंट लिख लो, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू एम्प्लॉइज के लिए होती है इंडक्शन, लेकिन जो ओरिएंटेशन होती है ना, ये ओल्ड एम्प्लॉइज के लिए भी हो सकती है और ये न्यू के लिए भी हो सकती है, न्यू एम्प्लॉइज और ओल्ड एम्प्लॉइज दोनों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सॉरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। देन आ जाता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड करियर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए, बताइए मजा आया, 5-6 टॉपिक पढ़ दिए, ह्यूमन सोर्स के बेसिक्स पढ़ दिए, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग कर दिया, जॉब एनालिसिस पढ़ लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया, ओरिएंटेशन पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया और सोशलाइजेशन भी पढ़ लिया। मतलब इसमें से कुछ चीजें तो आपको मेन कोर्स में भी नहीं हुई थी, ये वाला टॉपिक बिल्कुल नया था, ओरिएंटेशन वाला, ये मेन कोर्स में भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया, इसी वजह से मैंने बोला है कि ये दोनों कोर्स मिलकर आप लोगों के लिए एक ब्लेंड है, वो 100% रिजल्ट देंगे। अब आता है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और करियर मैनेजमेंट, ठीक है। इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जिस काम को आप कर रहे हो ना, मतलब एक पर्टिकुलर करंट जॉब की आपकी रिक्वायरमेंट पे फोकस, जो जॉब आप करने वाले हो, जो काम आप करने वाले हो, जो काम आप करने वाले हो, उस काम के लिए आपके अंदर जो स्किल्स होने चाहिए। डेवलपमेंट होता है, ये ट्रेनिंग के ऑपोजिट होता है, ये फ्यूचर नीड्स के लिए होता है, मतलब ट्रेनिंग है वो करंट नीड्स के लिए, डेवलपमेंट है वो फ्यूचर नीड्स के लिए। और करियर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप अपने करियर को प्लान करते हो कि अभी आप कहां पर हो, इसके बाद आपका कौन सा जॉब रोल होगा, उसके बाद आपका कौन सा जॉब रोल होगा, इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करते रहते हो, ठीक है। अब ट्रेनिंग का प्रोसेस है, फिर से वही चीज है, उसी तरीके से ट्रेनिंग का प्रोसेस है, हर टॉपिक में एचआर में प्रोसेस है, प्रोसेस अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले आप नीड को असेस करते हो, सबसे पहले आपको जरूरत महसूस होती है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। पहले आपने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्टिव किया, उसके बाद आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया, आपने फोकस कर लिया कि ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट के बाद क्या कर दिया, इवैल्यूएशन कर दिया। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब जॉब में
दो तरीके के मेथड आप यूज करते हो ट्रेनिंग के लिए, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या हुआ, जब आप उस पर्टिकुलर जॉब को ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हो, जिस जॉब के लिए आपको लाया है उसी जॉब के लिए आप काम कर रहे हो, जिस जॉब के लिए आपको लिया गया है उसी जॉब पे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले होता है जॉब रोटेशन। ये आपको बता दिया कि आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, ताकि आप वैरायटी ऑफ स्किल्स भी सीख सको और आपको वो मोनोटोनस भी ना हो लगे, आपको लगे भी ना कि यार भाई मेरे को ये बोर हो रहा है, मेरे को बोरियत है वो आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देन आ जाता है कोचिंग, जिसमें आपको क्या किया जाता है, कोच है वो एक सुपरवाइजर है, एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जो आपको फीडबैक देता है। कोच का मतलब होता है आपको वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे, कोचिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस पे को एनहांस करना, परफॉर्मेंस को एनहांस करना। देन होता है मेंटरिंग। अब मेंटर का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ परफॉर्मेंस तक नहीं होता, वो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है। मेंटर का मतलब होता है जैसे हम टीचर मेंटर होते हैं, तो हमारा काम सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करवाना नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को सक्सेसफुल पर्सन बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, आपके अंदर वो सारे स्किल्स सिखाना जो आपके लिए जरूरी है। तो मेंटर का मतलब होता है कोच से बड़ा होता है मेंटर, जिसमें आपको एडवाइस, सजेशन, इमोशनली, पर्सनली सब तरीके से वो गाइड किया जाता है। देन आ जाता है जॉब इंस्ट्रक्शन। अब जॉब इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आपको एक पर्टिकुलर जॉब में स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है और हर स्टेप पे आपको फीडबैक दी जाती है। इसका कीवर्ड क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ये आपके पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है। और अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि जब आपको क्लासरूम के अंदर भी पढ़ाया जाता है, एक लेक्चर भी दिया जाता है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ एक और मेथड होता है ऑन द जॉब का, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिकलशिप बोल देते हैं। ये जैसे सीए की आर्टिकलशिप लगती है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप लर्न प्लस अर्न करते हो। मतलब आप सीए के अंदर काम करते हो, आप सीख भी रहे होते हो और आपको थोड़ा बहुत वो पैसा भी देता रहता है महीने का। महीने के बाद आपको 1000, 2000, 5000 पैसे भी देता है। उसको क्या बोला जाता है, आर्टिकलशिप। और ये कंपलसरी होती है। ठीक है, सीए के अंदर ये आर्टिकलशिप 6 महीने की, 1 साल की क्या होती है, कंपलसरी होती है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड आते हैं जो ऑफ द जॉब होते हैं, मतलब जहां पर आप जॉब पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह पर। जैसे आपको क्लासरूम में सपोज करो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको लेक्चर के थ्रू क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को कोई ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, आपको अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स लगाए जा रहे हैं। साइमुलेशन ट्रेनिंग को एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का नाम दिया जाता है, वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी जॉब होती है ना, उस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और वहां पे आपको सिखाया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में देता हूं, क्या, जहां पर जो पायलट्स होते हैं उनको सीधा ऐसे आसमान में नहीं उड़ाया जाता कि भैया ले जाओ जहाज को, तो उनको भी क्या किया जाता है, एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक जगह क्रिएट की हुई होती है और वो स्पेसिफिकली सिर्फ उतने एरिया में ही क्या करते हैं, जहाज को उड़ाते हैं जब तक वो एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। उसके बाद केस स्टडीज होती है, किसी भी चीज की इन डेप्थ नॉलेज के बारे में आपको केस स्टडीज प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियो या फिर हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये वाला काम है, उस तरीके से किया जाता है। राइट, तो ये होता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब का मतलब जो जॉब के दौरान आप कर रहे हो, और ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है, ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो ऑफ द जॉब होते हैं, मतलब पर्टिकुलर जिस जॉब के लिए आप आए हो उस जॉब की नॉलेज है, लेकिन वो आपको जॉब के दौरान नहीं दी जाती है, वो बाहर से दिया जाता है। अंडर स्टडी का मतलब होता है जब आप किसी सीनियर के अंडर बैठकर स्टडी कर रहे होते हो। अंडर स्टडी का मतलब होता है जब आप एक सीनियर के अंडर कोई काम कर रहे हो, मतलब आपको एक सुपीरियर असाइन किया हुआ है, उसके अंडर है कि आप क्या करते हो, सीखते हो। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग का मतलब क्या था कि आपकी करंट नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या था बेटा, आपकी करंट नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये फ्यूचर की नीड्स के लिए होता है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में हमारे पास लीडरशिप डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसके अंदर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स, मतलब समझ लो ना, जैसे सक्सेशन प्लानिंग, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे। सक्सेशन प्लानिंग की बात की जाती है ना कि आने वाले समय में अगर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आने वाले समय में अगर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, तो उसके लिए आपको डेवलप किया जाएगा। दूसरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट, करंट और पोटेंशियल मैनेजर्स, जो आज सपोज करो डिप्टी मैनेजर, उसको इस तरीके से ट्रेन करना कि कल को वो सीनियर मैनेजर बन जाए। दूसरा टेक्निकल ट्रेनिंग, किसी स्पेसिफिक स्किल्स की आपको टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज देनी। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ये सारे स्किल्स को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। और जाना जाता है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप चाहे सिर्फ फाइनेंस के फील्ड में हो, आपको फिर भी किसी सपोज करो मार्केटिंग की नॉलेज दी जाती है, क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपके बाकी के स्किल्स भी क्या हो सके, एनहांस होकर आपके बाकी के स्किल्स भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। आपके बाकी के जो स्किल्स हैं वो भी क्या हो सके बेटा, डेवलप हो सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो आप लोगों ने क्या करना है, याद। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक करियर प्लानिंग। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया। अब करियर प्लानिंग में आप क्या करते हो, करियर प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने करियर को कैसे प्लान कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग द करियर प्लानिंग। हाँ, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस भी होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था, सेंसिटिविटी, जिसको टी ग्रुप भी बोल दिया जाता है, जिसके अंदर लोगों को एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाता है और उनके इंटरपर्सनल स्किल्स या ग्रुप डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ग्रुप थिंकिंग की बात की जाती है, ओवरऑल स्किल्स की बात की जाती है, बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स पे फोकस किया जाता है। अब देखो, अगर आप अपने करियर को प्लान करोगे तो सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट करोगे। आप देखोगे कि अच्छा मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स है, मेरे अंदर कौन कौन सी योग्यता है, मेरे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है और मैं उन कैपेबिलिटीज पे किस तरीके से खरा उतरूंगा। उसके बाद आप देखोगे कि इन स्किल्स के बेसिस पे मैं कौन कौन से करियर में जा सकता हूं। जैसे अगर मुझे पता है कि मैं कम्युनिकेशन में हूं, तो मैं सेल्स की लाइन में भी जा सकता हूं, मैं स्टेज की लाइन में भी जा सकता हूं, मैं टीचिंग की लाइन में भी जा सकता हूं, मतलब कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, मैं वहां पे जा सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अपने करियर को एक्सप्लोर करूंगा। एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं अपना गोल सेट करूंगा, जहां पे मुझे लगेगा कि अच्छा यार ये वाला काम मैं करना चाहता हूं। मैंने सोच लिया था मुझे स्टेज पे जाना है, तो मुझे उसके लिए टीचर बनना है, तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, तो उसके लिए वो क्या करूंगा, फोकस करूंगा। और उसके बाद फिर एक्शन प्लानिंग करूंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, एफर्ट करूंगा, और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग फीडबैक का जॉब मिलेगी, उस जॉब पे काम करूंगा, अपने स्किल्स को और एनहांस करूंगा और लगातार अपने करियर में क्या करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे ही सही मैं अपने करियर में क्या होता रहूंगा बेटा, आगे जाता रहूंगा। और जब तक मुझे अपनी वो जो रिक्वायर्ड पोजीशन है ना, जो मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती है, तब तक मैं उस पर्टिकुलर काम को क्या रहूंगा, करता रहूंगा, अपने करियर में आगे बढ़ता रहूंगा। उसके बाद आता है कि अब आपने जो मेथड्स यूज किए थे ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के मेथड्स इफेक्टिव थे या नहीं। ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को आप क्या करोगे, चेक करने वाले हो। क्या करने वाले हो, आप ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने वाले हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट करते हो। मतलब ट्रेनिंग से पहले आपके पास स्किल्स थे और फिर ट्रेनिंग के बाद स्किल्स। वो प्री एंड पोस्ट होता है ना कि आपने जिस स्किल्स पे फोकस किया, आप ये चेक करते हो कि ट्रेनिंग देने से पहले नॉलेज ये थी और अभी अगर नॉलेज बढ़ी नहीं है तो फिर तो ट्रेनिंग भाड़ में कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो क्या चेक करते हो, प्री एंड पोस्ट की वो जो ट्रेनिंग थी उसको देने का फायदा हुआ या नहीं।
वो जो ट्रेनिंग दिया उसका फायदा हुआ या नहीं। उसके बाद फिर आप फीडबैक लेते हो, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी है उनसे आप पूछते हो कि भैया तुम्हें फायदा हुआ, तुम्हें अच्छा लगा, उनकी फीडबैक ली जाती है। देन ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रेनिंग के बाद जब वो काम कर रहे होते हैं तब आप उनको चेक करते हो कि अच्छा ट्रेनिंग के बाद आपके काम पे कोई असर पड़ा, आपके स्किल्स है वो बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ या नहीं। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, ये वही सेम है कि आप एक बेंचमार्क के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। एक बेंचमार्क के साथ आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो बेंचमार्क के साथ मैच हो रही है या नहीं। क्या वो बेंचमार्क के साथ मैच हो रही है या नहीं? अगर हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? दैट इज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। देन आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ट्रेनिंग देने के बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं ट्रेनिंग के, मतलब आपने ट्रेनिंग पे 5,000 सपोज 50,000 रुपए लगाए, सपोज करो, ठीक है, आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 50,000 रुपए पे बना, टोटल उस पे खर्चा हुआ 50,000 हुआ। तो अब आप क्या कर रहे हो? उसके बाद आपने आरओआई चेक किया था कि 50,000 लगाया था, लेकिन जो रिटर्न आ गया ना वो 2 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि 3x 300% है वो हमें रिटर्न मिल गई। जो हमें रिटर्न मिल गई है वो 300% हो गई है। इस वजह से ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो बढ़िया थे भैया, इन पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग, ये भी मैंने आई थिंक पेड फुल कोर्स में शायद नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पे पढ़ लो, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो की पोजीशंस होती हैं, मतलब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो आने वाले समय में बड़ी पोस्टों पे जा सके, फ्यूचर लीडर्स को आइडेंटिफाई करना, समझ लो ना। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आइडेंटिफाई करना कि यार ये वाला बंदा है, इसको अभी से ट्रेनिंग देनी शुरू करो, ताकि कल को अगर आपका कोई टॉप मैनेजर कोई लीडर है वो छोड़ के जाता है, कोई सीईओ सीएफओ सीटीओ कोई भी छोड़ के जाता है, तो उसकी जगह पर इस बंदे को क्या कर दिया जाएगा? बिठा दिया जाएगा। सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स और सीनियर मैनेजर एज वेल एज इंडिविजुअल्स टू फिल देयर बिजनेस क्रिटिकल पोजीशन ईदर इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपका सीईओ है वो सबसे तगड़ी पोस्ट पे बैठा हो, तो अगर वो सीईओ छोड़ के चला जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे असर होगा। तो आप पहले से ही ऐसे लोगों को तैयार करते रहते हो, आप पहले से ही ऐसे लोगों को क्या करते रहते हो? प्रिपेयर करते रहते हो, जो कि आने वाले समय में उस पोजीशन को क्या करते हैं? होल्ड करेंगे, फ्यूचर पोजीशन को फोकस करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आता है सक्सेशन प्लानिंग के अंदर? सबसे पहले लीडरशिप कंटिन्यूटी, ठीक है, हेल्प मेंटेनिंग लीडरशिप स्टेबिलिटी, कि अगर कल को कोई लीडर छोड़ के भी जाता है तो आपके पास बैकएंड पे ऑलरेडी एक लीडर है, वो तैयार हो, वो आपके लिए काम करे। दूसरा मिटिगेट रिस्क, ठीक है, अगर अचानक से कोई बंदा छोड़ के जाएगा, समझ लो ना, सडन वैकेंसीज इन द की पोजीशन, अगर अचानक से कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, अचानक से अगर बंदा को छोड़ के चला जाएगा तो फिर उसमें जो रिस्क है वो हमेशा रहता है। प्रमोट टैलेंट डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे लोग होते हैं उनके टैलेंट पे आप फोकस कर पाते हो। एनहांस एम्प्लॉय रिटेंशन, लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भैया अभी तो नीचे की पोस्ट में है, लेकिन अगर मैं तैयार हो गया तो मुझे अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है या मैं इस टैलेंट को ले आता हूं तो आने वाले समय में मैं टॉप पोजीशन पे भी क्या हो जाऊंगा? पहुंच गया। और देन आ जाता है सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, जो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं वो भी जो मेन गोल्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के गोल्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के गोल्स को अचीव किया जा सकता है किस तरीके से? आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के बेसिस, किसके बेसिस पे? लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। ठीक है जी, बढ़िया। अब आता है इसका भी प्रोसेस है, भाई प्रोसेस ही प्रोसेस है एचआरएम के अंदर, इसके भी प्रोसेस। तो ये भी बताया किसके लिए होता है, कोई की पोजीशंस के लिए सबसे पहले की पोजीशन आइडेंटिफाई करोगे। आप जिस रोल के लिए लोगों को तैयार करना चाहते हो, वो आपका सीनियर मैनेजर है, वो आपका सीईओ है, सीएफओ, तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस काम के लिए क्या किया जाएगा, लोगों को हमें लेके आना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? करंट टैलेंट, फिर देखोगे कि ऐसा कुछ मिलता जुलता टैलेंट है हमारे पास, तो आप स्किल देखोगे, स्किल्स और पोटेंशियल देखोगे किसके? करंट एम्प्लॉइज के, जो इस टाइम पे एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उन एम्प्लॉइज के लिए आप क्या करोगे? फोकस करोगे। देन सक्सेसर, पिन पॉइंटिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, सक्सेसर का मतलब जो बाद में उसकी पोजीशन को ले सकता है। और फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा यार ये वाला बंदा है, ये सुधीर है, ये अच्छा है, ठीक है, ये सीएफओ की पोजीशन को संभाल लेगा फाइनेंस की फीस, तो उसको डेवलप करना शुरू करोगे, उसको उसके अंदर स्किल्स लेके आने, उसको ट्रेनिंग देना शुरू करोगे। देन इंप्लीमेंटिंग प्लान्स और रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग, और कल को अगर जब बंदा छोड़ के चला जाएगा तो फिर अचानक से जैसे ही वो चला जाएगा उसकी जगह पर सुधीर को बिठा दोगे कि ठीक है भैया अब तेरी पोजीशन, अब ये तेरी पोजीशन है, अब तू यहां पर क्या हो सकता है? बैठ सकता है। अब तू यहां पर क्या हो सकता है? बैठ सकता है। अब ये तेरा फोकस है, मतलब ये तेरा पॉइंट है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहले तो वही कंटिन्यूटी लीडरशिप हो जाएगा, मतलब आपको कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, अचानक से कुछ शौक लगता है, शौक लगा तो फोकस कर पाओगे। दूसरा बेटर टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कर सकते हो, टैलेंट मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कर सकते हो। इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी, लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के रहेंगे क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में हम टॉप पे जा सकते हैं। एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ता है जब उसको पता चलता है कि मेरे को आइडेंटिफाई किया गया है, और दूसरों के अंदर भी फिर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आता है, और उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग भी आती है कि अच्छा यार इसको टैलेंट, इसके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया है तो मुझे भी अपने अंदर ऐसे टैलेंट को लेकर आना है कि मैं भी इनकी पोजीशंस के लिए एक्सपर्ट हूं। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे रेसिस्टेंस टू चेंज। इंप्लाइज जब रेसिस्टेंस टू चेंज, देखो समय के साथ साथ सब चीजें चेंज होती हैं, मैनेजमेंट भी चेंज होती है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं ना वो एक्स पॉलिसी को फॉलो करते हैं या एक्स थ्योरी को फॉलो करते हैं। एक्स थ्योरी को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? एक्स थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि भाई लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो सबसे बड़ा रीजन है। अभी एकदम से मैनुअल से आप कंप्यूटर पे नहीं आ सकते, लोग नहीं आएंगे। दूसरा आइडेंटिफाइंग टैलेंट, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। एक वही टैलेंट आपको 4 लोगों में दिख रहा है तो फिर आप किसको सिलेक्ट करोगे? तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगा। देन डेवलपमेंटल कॉस्ट, अब जिस बंदे को आप तैयार कर रहे हो उसको ट्रेनिंग देनी हो सकता है, उसको फॉरेन में भेजना पड़े ट्रेनिंग देने के लिए, लेने के लिए, तो डेवलपमेंटल कॉस्ट होगा। और सब्जेक्टिविटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हो सकता है इसके अंदर पार्शियलिटी भी करो, रेड टेपिज्म जो होता है, जिसको बोलते हैं कि भैया वो क्या बोलते हैं, वो नेपोटिज्म, कि भैया वो अपने ही भाई भतीजे को क्या करता रहे, तैयार करता रहे कि आने वाले समय में मेरी जगह ये ले लेगा, या आप वैसे आपका कोई बंदा लगा हुआ हो तो उसको तैयार कर दो कि ये हो जाएगा। देन आ जाता है कीपिंग प्लान करंट, दैट इज
रेगुलरली अपडेटिंग प्लान्स टू रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो करंट सिचुएशन, जो करंट डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा, लगातार इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ताकि जो रिकॉर्ड्स है उसको सही तरीके से मेंटेन किया जा सके जैसा भी होता है, ठीक है। अब देन आता है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे उनको क्या किया जाए, फीडबैक दी जाए, उनको डेवलप किया जाए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके उनकी एबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसीज को और उनकी फ्यूचर ग्रोथ को। इट इन्वॉल्व असेसिंग एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू हेल्प देम इंप्रूविंग एंड डेवलप। लोगों की जॉब के बेसिस पे चेक करना, ये चेक करना कि वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको फीडबैक प्रोवाइड करना, अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक मीनिंग होता है। अब ये भी आ गया, इसके अंदर क्या करोगे, प्रोसेस में फिर से वही, हर जगह पर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह पे आपको प्रोसेस, और एक आध प्रोसेस आपको पक्का पेपर में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले क्या करोगे, आप बेंचमार्क डिसाइड करोगे कि भैया ये काम हमारा ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा। सबसे पहला ये स्टैंडर्ड है, पहला परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिशिंग द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। फिर सब लोगों को कम्युनिकेट कर दोगे स्टैंडर्ड्स कि अच्छा भैया ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी तो बताना है, मतलब मेरे को तो बताना चाहिए ना कि इस काम का क्या स्टैंडर्ड है, मुझे कितना अपना एफर्ट देना है इस काम को निपटाने के लिए, मुझे कितना अपना एफर्ट डालना है इस काम को निपटाने के लिए। देन मेजरिंग परफॉर्मेंस, फिर आप उस पर फिर लोग काम करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। फिर जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उसको स्टैंडर्ड्स के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। फिर उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाएगा कि भैया किस बंदे ने कितना काम किया और कितना नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्कस किया जाएगा। और फिर डिसीजन मेकिंग होगी कि किसको निकालना है, किसको डंडा मारना है, किसको रिवॉर्ड देना है, किसको प्रमोशन करना है, किसको डिमोशन करना है। तो ये सब चीजें आप लोगों को कहां पर मिल जाएंगी, जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद एंड में आप डिसीजन मेकिंग लेते हो कि अच्छा ये वाला काम इस तरीके से हो जाए तो बेहतर है, राइट। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें से 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है इसके मेथड्स। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल का रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो सुपीरियर है वो कॉन्फिडेंशियली, मतलब आपको बिना बताए आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता रहता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हुआ कि भाई वो छुपा के, मतलब समझ लो ना, आपका जो सुपीरियर है वो छुपा के आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता रहता है, लिखता रहता है। दूसरा आता है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, 5 लोग काम कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, जो सबसे अच्छा है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया जाएगा और जो सबसे खराब है उसको वर्स्ट रैंक दे दिया जाएगा। मतलब डायरेक्टली उन सभी को क्या करना है, कंपेयर करना, डायरेक्टली उनको क्या कर देना, कंपेयर कर देना। सो रैंकिंग मेथड इज द रैंकिंग इंप्लाइज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। देन आ जाता है पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, लोगों को एक दूसरे के साथ, दो लोग, मतलब जैसे अगर 5 लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, तो अब ए को बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, उसी तरीके से बी को ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ठीक है। इसी तरीके से सी को ए के साथ, बी के साथ और डी के साथ, इस तरीके से क्या किया जाता है, पेयर ग्रुप बना के, मतलब कपल्स की तरह क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, वो वाला बात। देन आ जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कैटेगरीज बना दी जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कैटेगरीज, ठीक है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती है परफॉर्मेंस की, और फिर देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉइज कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और देन आ जाता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये आप लोगों को आपने देखा होगा, वो जो आता है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह होता है जहां पर एक ग्राफ पे आपकी वैल्यूज को दिखाया जाता है। और चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसे यस नो इस तरीके से क्लिक कर दिया जाता है तो एक पूरी लिस्ट होती है और देखा जाता है कि अच्छा पोलाइट हो, आपके अंदर टैलेंट है या ये है, स्किल्स है, फलाना परफॉर्मेंस, तो यस नो क्या करते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, ठीक है। यस नो किया जाता है किसके अंदर, चेकलिस्ट में, समझ लो। टेस्ट और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को यस नो के थ्रू क्या किया जाता है, चेक कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पहले यूज किए जाते थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास मॉडर्न मेथड्स आ गए। अब मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहले तो आता है एमबीओ, नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते हैं, मिलकर फिक्स करते हैं और मिलकर उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। देन आ जाता है 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को जज करवाया जाता है, या आपके प्रति जो जजमेंट होती है वो आपसे ऊपर वाला, आपसे नीचे वाला, आपके दाएं वाला, आपके बाएं वाला, आप भी फीडबैक प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आप खुद भी अपने बारे में फीडबैक आता है। देन आता है बास, बिहेवियर रेटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो क्रिटिकल इंसिडेंट्स, जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होता है और उसको एक रेटिंग स्केल पे लिखा जाता है। मतलब अगर 10 तरीके के क्रिटिकल इंसिडेंट है और उनको 1 2 3 4 5 के स्केल पे रखा है, तो आपने पहला क्रिटिकल इंसिडेंट में कैसा परफॉर्म किया, तो स्केल पे 1 2 5 के बीच में आपको स्केल दे दी। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर रेटिंग स्केल भी यूज किया जाता है और क्रिटिकल इंसिडेंट्स भी यूज किया जाता है, जिसके अंदर रेटिंग्स को भी यूज किया जाता है और क्रिटिकल इंसिडेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और देन आ जाता है ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग आपका पूरा टॉपिक है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जिन लोगों को आप लेके आ रहे हो उन पे आपने खर्चा कितना किया और उन लोगों से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आप उसका डिफरेंस निकालते हो। आप देखते हो कि कितने लोगों को आप लेके आए, मतलब वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज एसेट, कि वो इंप्लाइज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है, आपने उसको हायर करने पे, आपने उसको रिक्रूट करने पे, आपने उसको ट्रेनिंग करने पे 1 लाख रुपए लगा दिया, तो क्या वो 1 लाख रुपए की रिटर्न आपको दे रहा है या नहीं, क्या वो 1 लाख रुपए की रिटर्न आपको दे रहा है या नहीं, ये चीज किसमें चेक की जाती है, ये आप चेक करते हो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग में। ये चीज किसमें चेक की जाती है बेटा, ये चीज चेक की जाती है ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग में, एचआर अकाउंटिंग होती है, मतलब ह्यूमन सोर्स की अकाउंटिंग होती है, राइट। उसके बाद असेसमेंट सेंटर, ये मैंने आपको बताया था ना, एक रूम बना दिया जाता है जहां पर साइमुलेशंस, मतलब आपको वो काम की एक टेस्ट दिया जाता है जो काम आप एक्चुअली में परफॉर्म करने वाले हो। जैसे 4-5 काम दे दिए तो फिर देखा जाता है कि आप कौन से काम को कितने बेहतर करवा पाते हो। और दूसरा साइकोलॉजिकल अप्रेजल, ये क्या होता है, ये किस तरीके की अप्रेजल होती है जिसके अंदर जो चीजें देखी नहीं जा सकती, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको अंडरस्टैंड किया जाता है और ये देखा जाता है कि आप आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, आप आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए कितना अहम रोल है वो प्ले करने वाले।
ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ मॉडर्न मेथड है, ठीक है। तो इसमें से सवाल इसी से पूछा जाता है, कई बार मॉडर्न मेथड से पूछ लिया जाता है और कई बार ट्रेडिशनल मेथड से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। दोनों से ही सवाल है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें कुछ एरर्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप किसी परफॉर्मेंस को प्रेस करोगे तो उस टाइम पे सब्जेक्टिविटी का आना बहुत आम सी बात है। मतलब आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हो तो हॉलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट होता है। हॉलो का मतलब क्या होता है, जब किसी का एक पॉजिटिव, मतलब किसी के एक पॉजिटिव प्रोसेस मतलब ट्रेड के बेसिस पे आप उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को पॉजिटिव मानते हो कि बंदा दिखने में अच्छा है, तो आप बोलते हो कि ये भाई सब चीजों में अच्छा होगा। एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो आप उसको नेगेटिवली जज करते हो। तो पॉजिटिव हॉलो इफेक्ट का मतलब होता है किसी बंदे से कि एक पॉजिटिव स्किल्स पे, किसी एक पॉजिटिव स्किल पे फोकस करके आप क्या करते हो, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को पॉजिटिव मानते हो। और हॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी बंदे के एक नेगेटिव स्किल के बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनालिटी को नेगेटिव मान लेते हो। देन आ जाता है हमारे पास लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस बायस। अब ये क्या होता है, लीनियंट का मतलब आप सबको 9 9 10 10 नंबर दे रहे हो, लीनियंट हो जैसे टीचर होते हैं, और कुछ होता है स्ट्रिक्ट, सबको यस लिखा ना, बीइंग टू लीनियंट, बहुत लीनियंट या टू स्ट्रिक्ट हो गए रेटिंग के अंदर। देन आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। आप किसी बायसनेस से बचने के लिए या आप पे कोई सवाल ना आए तो आप सबको ना एवरेज नंबर दे देते हो, 5 6 5 6 5 6 5 इस तरीके से हर किसी को एवरेज नंबर दे देते हो। रिसेंसी का मतलब होता है किसी बंदे का जो रिसेंट बिहेवियर था उसको ही जज करते हो। मतलब किसी बंदे ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो आपके दिमाग में वही था कि इसने तो बहुत अच्छा किया था, तो उसका रिसेंट बिहेवियर आता है। और पर्सनल बायस होता है, पर्सनल प्रेफरेंस है वो आ जाती है, ठीक है। जैसे मैं अगर पंजाबी हूं, कोई बंदा पंजाब से आ गया तो मुझे लगेगा यार अच्छा है हमारा भाई है तो इसको जॉब दे देते हैं या इसकी इवैल्यूएशन अच्छी करते हैं। इसके अंदर एक और एरर होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट एरर। कॉन्ट्रास्ट एरर क्या होता है कि जो आपसे पहले बंदा आके गया था उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। जैसे नॉर्मली ये डिबेट में होता है, मैं किसी डिबेट का हिस्सा हूं, मुझसे पहले जो चोरी बोल के गई है वो बहुत बेहतर बोल के गई है, मतलब एकदम से भाई तालियां तालियां बज गई हैं, तो अब मेरे को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज किया जाएगा, मेरे को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट एरर। इसको क्या बोल दिया जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रास्ट एरर। इस एरर को क्या नाम दिया जाता है बेटा, कॉन्ट्रास्ट एरर का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे तो तुम इंटेलिजेंट हो। ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है। उसके बाद आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, चलो एक मिनट का ब्रेक ले लो, बताओ मजा है, जैसा सोचा था वैसे ही मिला। मैंने आपको बोला था कि इस बार का जो रिवीजन बैच होगा ना वो कुछ अलग करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जितने बढ़िया तरीके से ये कोर्स शुरू हुआ है उतने बढ़िया तरीके से ये खत्म भी हो। मतलब रिवीजन बैच का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पढ़ा देना। रिवीजन बैच का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी अपनी रिवीजन का टाइम कम कर देना। रिवीजन बैच का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आप रिवीजन करने वाले हो उसका टाइम रिड्यूस कर देना। मतलब अगर सपोज करो मैंने यहां पर 80% एचआरएम आपको पढ़ा दिया, अगर मैंने 80% एचआरएम आपको पढ़ा दिया तो आपका जो 80% का काम है, टाइम है, वो 80% से कम हो जाएगा। मतलब उसको सिर्फ, अगर उसको पढ़ने में आपको 8 घंटे लगने थे तो अब आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अब आपका काम सिर्फ वो 2 घंटे जो 20% रह गया उस पर लगाना है। ठीक है जी, एमसीक्यू नहीं होंगे भैया। अब आप रिवीजन कोर्स में क्या सोच रहे हो, एमसीक्यू वाला कोर्स आपको दिया हुआ है 1.0, उसको देख लीजिए। अब आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी जॉब की वर्थ को पता करना ताकि उसके बेसिस पे एक फेयर और इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर बनाया जा सके, जिसके बेसिस पे उस जॉब को क्या किया जा सके, उस जॉब के लिए जो पेमेंट है वो सही तरीके से की जा सके, उस जॉब के लिए जो सही तरीके से पेमेंट है वो की जा सके, उसको बोल दिया जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हाँ हम जॉब की वर्थ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब की वर्थ को, राइट। अब इसका भी प्रोसेस है भैया, हर जगह पे आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा, हर जगह पे आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब इसका प्रोसेस क्या बोलता है, बोलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉब एनालिसिस से शुरुआत होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये 3 स्टेप्स तो आप लोगों को पता है, हर जगह पे आएंगे। हो सकता है ये आप कहीं पे मेंशन किए हो या ना किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि ये 3 स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 3 स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करवाने पड़ेंगे। देन आ जाता है चूजिंग इवैल्यूएशन मेथड। फिर आप, हमारे पास इवैल्यूएशन के मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, और फिर उसके बेसिस पे आप जॉब्स को इवैल्यूएट करते हो, और फिर जो आप लोगों का स्टैंडर्ड होता है वो क्या करते हो, बनाते हो, पे स्केल जितना होना चाहिए, और फिर उनको रिव्यू करते हो और साथ में अपडेट कर देते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। वैसे आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा गया तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों का एक सिंपल सा प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना। अब इसके मेथड्स हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, 4 मेथड्स होते हैं। जो ये 2 मेथड्स हैं ये आपके क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल मेथड्स हैं, और ये सॉरी हाँ ये क्वांटिटेटिव मेथड्स और ये नीचे वाले 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। ठीक है, मतलब जहां पर नंबर न्यूमेरिक की बात की जाएगी और जहां पर न्यूमेरिक्स की बात है वो नहीं की जाएगी। आप ऐसा समझिए। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, आप जॉब को उनकी डायरेक्ट इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रैंक कर देते हो। जैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी जॉब है, और जो डायरेक्टर की जॉब ऑफर है तो डायरेक्टर को फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को सेकंड रैंक दिया जाएगा। तो सबसे पहले रैंकिंग मेथड होता है। दूसरा हो जाता है जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेड ऑन प्री डिफाइंड क्लासेस एंड ग्रेड्स। इसके अंदर क्या होता है कि पहले से कुछ ग्रेड्स, कुछ कैटेगरीज बना दी जाती है। जैसे आप बोलो कि एक स्किल्ड सेट कैटेगरी के अंदर आ जाता है, सेमी स्किल्ड आ गया, अनस्किल्ड आ गया, तो आपने कैटेगरीज बना दी। उसके बाद आता है पॉइंट फैक्टर कंपैरिजन पढ़ लो। फैक्टर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग जॉब बेस्ड ऑन द की फैक्टर्स एंड असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू। एक जॉब है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है जॉब्स को कुछ की फैक्टर्स के बेसिस पे, जो हर जॉब्स के लिए होता है, हर जॉब्स के लिए होता है, तो उसके बेसिस पे की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मॉनेटरी वैल्यू होती है। और जो सबसे लेटेस्ट मेथड है वो पॉइंट फैक्टर मेथड है, जिसके अंदर जॉब के जो
जॉब के फैक्टर, यहां पर की फैक्टर जो किसी दूसरे जॉब के हैं उसको कंपेयर किया जाता है, और यहां पर क्या किया जाता है, अलग अलग जॉब के जो फैक्टर हैं उसके स्किल्स हैं और उनको समिंग देम टू डिटरमाइन द जॉब वैल्यू, मतलब सेम जॉब की बात की जाती है और यहां पर दूसरी जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यहां पर जॉब्स को कंपेयर किया जाता है और यहां पर फैक्टर्स की बात की जाती है। पॉइंट फैक्टर का मतलब जॉब के अलग अलग फैक्टर्स की वैल्यू निकाल के सबमिट किया जाता है और यहां पर डायरेक्टली दूसरी जॉब के की फैक्टर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। बस ये है। ठीक है, यहां पर पूरी की पूरी जॉब हो गई, जैसे यहां पर पूरी की पूरी जॉब हो गई। ठीक है जी, इसकी ना आपको गूगल पे बहुत अच्छी फोटो मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेथड के अंदर पूरी जॉब को कंपेयर किया जाता है और कौन सी मेथड के अंदर पॉइंट्स को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं, इसी से सवाल पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। इसके अलावा कुछ और पूछे जाने के चांसेस है वो बहुत कम है। ठीक है, इसमें से जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी के बेसिस पे पूछा जाएगा, इसके अलावा इसमें से जो सवाल पूछे जाने के चांसेस है वो काफी कम है। देन आ जाता है जॉब वैल्यू, डिटरमाइन जॉब वैल्यू रिलेटेड टू अदर जॉब्स। दूसरी जॉब के साथ जब जॉब को कंपेयर किया जाता है तो उसकी वर्थ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसकी ये वर्थ है वो कितनी है या किस तरीके से वर्थ है वो निकल के आएगी। जैसे सबसे पहले आ जाता है इंटरनल इक्विटी और एक आता है एक्सटर्नल इक्विटी। दो तरीके की इक्विटी होती है। इक्विटी तो समझते हो ना, इक्विटी का सिंपल मतलब होता है इनपुट और आउटपुट को बराबर कर देना। इनपुट और आउटपुट को बराबर कर देना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उतनी आपको रिटर्न मिल रही है, जितने एफर्ट्स आपने डाले उतनी आपको रिटर्न मिली, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आपका जो इनपुट है और आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो आपका इनपुट और आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो इंटरनल इक्विटी का मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलर तरीके की जॉब्स हैं तो उन जॉब्स के लिए पैसा बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो जॉब्स हैं एक ही तरीके की, एक की वैल्यू वो ज्यादा है दूसरे की कम है, गलत है। और एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर क्या किया जाता है, जो सिमिलर पोजीशन इन द मार्केट है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। जॉब मार्केट के अंदर वही जॉब के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है और आप कितना पैसा दे रहे हो, इसका कंपैरिजन करना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जॉब्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और देना जाता है जॉब्स को रैंक किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, इन द हायरार्किकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वर्थ। अगर ठीक है, डायरेक्टर आएगा, प्रिंसिपल आएगा, एचओडी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, इस तरीके से। तो जॉब्स को रैंक दिया जाता है, जिसका रैंक सबसे ऊपर होगा, फर्स्ट होगा, उसको उतना पैसा ज्यादा दिया जाएगा और जिसका रैंक नीचे होगा उसको उतना पैसा कम दिया जाएगा। जिसका जितना ज्यादा रैंक है उसको उतना वैल्यू है, उतना पैसा है वो ज्यादा दिया जाएगा। और पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पे स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। मतलब पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सारी जॉब्स का एक समरी चार्ट बना दिया जाएगा, जिसके अंदर देखा जाएगा कि कौन सी जॉब के लिए कितना पैसा है वो देना लाजमी है, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इतना पैसा देना लाजमी है, वो आपका पे स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा, पे स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अरे भाई पेपर तक सब कुछ रिवाइज होगा, एक ही दिन में कैसे पढ़ा दें हम सब। बोल तो रहा हूं, अभी शुरू किया है ना, एचआर किया, फिर बिजनेस करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, ऐसे एक एक करके है आपके पास 20 दिन है, 4-5 तक तो फ्री हो जाएंगे एकदम से। तो हो सकता है दिन में 2 क्लासेस भी अगर लेने की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। आप अपनी तरफ से जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवीजन करते रहिए। उसके बाद आता है ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए लोगों को तैयार करना। आवाज सही है ना, हेलो 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 हेलो, यस। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मतलब लोगों के पर्सनल स्किल्स, उनकी नॉलेज एबिलिटीज को बढ़ाना। इट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी सच एज एम्प्लॉय ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा जैसे जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है या फिर कोचिंग है, मेंटरिंग है, तो ये फोकस होता है। इसका रीजन क्या होता है कि इससे जो लोगों के स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज है, समझ लो ना, वो बढ़ती है, जिससे वो अपनी करंट नीड्स को तो पूरा कर ही सकते हैं, करंट नीड्स के साथ साथ वो आने वाली फ्यूचर नीड्स पे भी फोकस करते हैं, समझ लो ना। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है, उनकी जो करियर की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ताकि वो अगर आज इस जॉब को छोड़ के भी जाते हैं तो कल को उनको कोई और बेहतर जॉब मिलती है। इक्विटी तो ओनर का पैसा होता है, अरे बेटा वो इक्विटी अलग है, ये इक्विटी अलग है, वो इक्विटी अलग होती है, ये इक्विटी अलग है। यहां पर इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबर। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है, इसके स्कोप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सिंपल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, वो एचआरडी का एक हिस्सा है, जिसके अंदर लोगों को नए नए स्किल्स लेने की, नई नई नॉलेज की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को एनहांस करना। अब यहां पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस समझ लीजिए। इफेक्टिवनेस का मतलब कनेक्शन होता है टाइम के साथ। अगर आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए एक टाइम दिया गया और आपने उसको उस टाइम में किया कंप्लीट, तो हम क्या बोलते हैं कि आपने इफेक्टिवली किया। और एफिशिएंसी का कनेक्शन किसके साथ होता है, रिसोर्सेज के साथ। अगर आपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया, आपने जितने रिसोर्सेज आपको दिए उससे भी कम रिसोर्सेज में अपना काम निपटा दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि ये आप लोगों की एफिशिएंसी। So there is a difference between efficiency and effectiveness. Effectiveness का कनेक्शन किसके साथ होता है बेटा, टाइम के साथ होता है, और जो एफिशिएंसी होती है उसका कनेक्शन किसके साथ होता है, एफिशिएंसी का कनेक्शन रिसोर्सेज के साथ होता है। करियर डेवलपमेंट है, जैसे करियर ग्रोथ की बात की थी, अब करियर भी आपका स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिसके थ्रू आप अपने करियर को प्लान करते हो, मैनेज करते हो। परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, टैलेंट मैनेज किया जाता है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, जिसके अंदर टैलेंट है उसको और बढ़ाना, वही सक्सेशन प्लानिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन आ जाता है एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यहाँ पर मंगने की बात नहीं हो रही है, मतलब एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहेगा। अगर वो डेवलपमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो तरक्की है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। अब देखो ध्यान से, आपको समझ रहे हो ना, देखो एक तो आपने पढ़ा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
वहां पर जो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फ्यूचर की बात, यहां पर जब आप ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, तो ये एक बड़ी टर्म आ जाएगी जिसका ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाता है, समझ ना। जैसे इसके अंदर ट्रेनिंग भी आ जाएगा, इसके अंदर मेंटरिंग भी आ जाएगा, इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आ जाएगा, इसके अंदर सक्सेशन प्लानिंग भी आ जाएगा, जॉब रोटेशन भी आ जाएगा। मतलब दीस आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस जो आप एचआरडी के अंदर करते हो। एचआरडी के अंदर आप करते हो, ठीक है, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हो, स्ट्रक्चर वे में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हो, आप देखते हो कि अच्छा स्ट्रक्चर वे में ट्रेनिंग दी जाए, आप मेंटरिंग प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉइज को ताकि वो बेहतर तरीके से काम निपटा सके, आप उनको लगातार परफॉर्मेंस को असेस करते हो, उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हो, सक्सेशन प्लानिंग है, लोगों को तैयार करते हो फ्यूचर लीडरशिप के रोल के लिए, जॉब रोटेशन, उनको एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेजा जाता है ताकि उनके स्किल्स है वो डेवलप हो सके, ताकि जो उनके स्किल्स हैं उनको बढ़िया तरीके से क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, और उनको एक मोनोटोनी ना हो, मतलब वो एक ही काम को करते करते बोर ना हो जाए, ठीक है, सो दैट दे वोंट गेट बोर्ड विद द सेम टास्क अगेन एंड अगेन। उसके साथ ये आपका एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम होते हैं ना, अभी जैसे फिजिकल और मेंटल वेलनेस प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ये मेडिकल कैंप वगैरह लगाए जाते हैं ना, वो इसी का रीजन है कि उनके वेलनेस के बारे में भी ध्यान रखा जाए, उनकी तबीयत के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सारी चीजों पर क्या किया जाए, फोकस किया जाए। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट का फोकस है, समझ लो। अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां पर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फ्यूचर नीड्स है, लेकिन अगर एचआरडी की बात की जाए तो उसके अंदर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेंटरशिप, सक्सेशन प्लानिंग, हर चीज है वो कवर्ड होती है। सो एचआरडी का एक हिस्सा डी है, दैट इज ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट का एक हिस्सा है डेवलपमेंट। अब इसके लिए अंदर क्या क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो जो आपकी एचआरडी की जो टारगेट्स हैं उसको अपने बिजनेस के गोल्स के साथ अलाइन किया जाएगा। हर जगह पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कोई भी कंपनी काम कर रही है किसके लिए कर रही है, कोई भी कंपनी जो काम कर रही है भैया वो अपनी तरक्की के लिए कर रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने जो ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो टारगेट्स हैं उसको बिजनेस के साथ अलाइन करोगे, ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना दोगे, एक ऐसा कल्चर जहां पर हर लोग सीखना चाहते हैं, चेंज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि चेंज है वो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, अपने हर काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी को बनाया जाए, टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एम को अचीव किया जा सके। लीडरशिप डेवलपमेंट, वही सक्सेशन प्लानिंग हो गया, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाओगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाओगे तो आज नहीं तो कल ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करते हो और मेजरमेंट भी करते हो, मतलब रेगुलरली फीडबैक प्रोवाइड करना, लगातार चेक करते रहना कि भैया क्या ये काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्लाई किया, अब आप उसको चेक करोगे कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ निकल के भी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कोई फीडबैक है वो निकल के आ रही है या नहीं, कोई फीडबैक है वो निकल रही है या नहीं, उसमें से कुछ आपको रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं। तो ये चीज को चेक करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को चेक करते रहो, ठीक है जी। सो दैट इज एचआरडी, ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है नेक्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिवली बार्गेन करना। बार्गेन करने का मतलब होता है अपनी जरूरत, मतलब जैसे आप दुकान पे जाते हो ना, कोई सूट है वो 10 अगर वो 1000 रुपए का तो आपकी मम्मी सीधा बोलती है 200 रुपए, आप वहां से भागने की कोशिश करते हो, बोल देते हो ये तो मेरी मम्मी नहीं है। तो उसी तरीके से नेगोशिएशन होती है, ये एक प्रोसेस है किसका, नेगोशिएशन का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पे, ताकि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट पे आ सके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, मतलब मोस्टली वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है उनको लगता है कि जो हमें वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं वो बढ़िया नहीं है, हमें जो वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं वो अच्छी नहीं है, उनके अंदर कुछ चीजों की कमी है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, तो उन वर्किंग कंडीशंस को सही करना। सो ये आपकी वेजेस से भी रिलेटेड हो सकती है कोई एग्रीमेंट, ये कोई वर्किंग कंडीशन से भी हो सकता है, ये ट्रेनिंग की नीड से भी हो सकता है, ये हेल्थ से, मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉइज फेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉइज के द्वारा फेस की जा रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉइज के द्वारा फेस की जा रही है, उसके प्रति वो अपनी बात को लेके अपने एम्प्लॉइज के पास जा सकते हैं कलेक्टिवली। मतलब एक एक बंदा बोलेगा जाके तो फिर बात कुछ नहीं बन पाएगी, अगर सब लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो उनकी बात को सुनी जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि यूनिटी, अगर लोग यूनिटी में रहेंगे तो वो रिजल्ट ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है, यूनिटी में रहेंगे तो रिजल्ट ज्यादा निकल के आएगा। तो इस वजह से तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कलेक्टिव बार्गेनिंग पे फोकस किया जाता है? सबसे पहला तो फेयरनेस। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर ने कुछ डिसीजन बना के थोप दिया तो एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे कि भैया ऐसा तो नहीं होता है ना, हमारी बात को भी तो सुनो ना, हमारी बात को कौन सुनेगा, हमारी बात को सुनना जरूरी है। दूसरा, एनहांस कम्युनिकेशन, लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, तो जो डायलॉग है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, देयर आर ऑलवेज डायलॉग्स गोइंग ऑन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। दूसरा आ जाता है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जब लगातार बातचीत होती रहती है तो किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी विषय को लेकर दिक्कत है उसको सही किया जा सकता है। वैसे ये देखो ट्रेड यूनियन में भी तो एम्प्लॉइज ही होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देखने को मिलेगा, दोनों होता है, वैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात की जाती है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन बोथ द पार्टीज, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉइज को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, कई बार एम्प्लॉइज भी जबरदस्ती करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन होती है। और अगर एम्प्लॉइज अपनी बात को रखते हैं और उनकी बात को माना जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया एम्प्लॉइज को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एम्प्लॉइज हैं उस काम को लेकर क्या हो रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद द जॉब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, है ना, हाँ, सिडनी एंड बेट्रिक वेब के द्वारा दिया गया था, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया था, सिडनी एंड बेट्रिक वेब के द्वारा इस कांसेप्ट को दिया गया था।
बेट्रिक वेब के द्वारा ये कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। उसके बाद आता है प्रोसेस। अब देखो इसका भी प्रोसेस, हर जगह पर प्रोसेस देखने को मिलेगा, हर जगह पर आप लोगों को क्या होगा, प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसका भी एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या बोलता है? इसका प्रोसेस बोलता है कि सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे, दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि किस मैटर पे उन्होंने बात करनी है, दे विल गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फिर नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, फिर वो अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे, अपना अपना विषय बताएंगे कि हम ये लेके आए। फिर उसके बाद फिर बार्गेनिंग शुरू होती है। एक पार्टी प्रपोजल देती है, दूसरी काउंटर प्रपोजल देती है, वो बोलते हैं कि ठीक है भैया इस जॉब के लिए 15,000 मिलना चाहिए, वो एम्प्लॉय बोलता नहीं 11,000, फिर बोलते नहीं 14,500, वो बोलता है 12,000। इस तरीके से काउंटर मतलब ऑफर काउंटर ऑफर होता है, काउंटर ऑफर और काउंटर ऑफर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लोग पहुंच जाते हैं। क्या हो जाता है, उसके बाद फिर लोग हैं वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं कि ठीक है भैया अब ये एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां पर जिसके पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, और फिर उस एग्री टर्म्स को क्या कर दिया जाता है, लीगली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, उनको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लीगली क्या कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मॉनिटर एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एग्रीमेंट। और फिर ये मेक श्योर किया जाता है कि जिस एग्रीमेंट को लोगों ने साइन किया है वो एग्रीमेंट फॉलो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो एग्रीमेंट की टर्म्स थी उनको आप तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो। मतलब 1872 का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो वो जो लीगल जो वो पार्टी दो पार्टीज होती है, लीगल ऑब्जेक्ट होगा, नो कंसीडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेट कंसीडरेशन होना चाहिए, किसी पे कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट। देन आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुछ टाइप्स होते हैं जिसको कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग बोले जाते हैं। कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पार्टी हारती है और एक हाथ जीतती है। विन लॉस पोजीशन होती है। विन लॉस का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट में एक पार्टी की जीत होती है और एक पार्टी की हार होती है। एक पार्टी की जीत होती है और एक पार्टी की हार होती है, उसको बोलते हैं कंजंक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। फोकस ऑन डिवाइडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफन लीडिंग, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि एक पार्टी को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं और दूसरी पार्टी को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं। जाना जाता है कोऑपरेटिव। ये वहां से कई बार सवाल पूछा गया, कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होती है, जिसके अंदर म्यूचुअल गेन्स की बात की जाती है और विन विन सिचुएशन होती है। मतलब इसमें कोई हारेगा नहीं, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर दोनों पार्टीज को फायदा होगा, या तो ऐसा है कि किसी को कुछ भी नहीं होगा या दोनों पार्टीज को क्या होगा, फायदा होगा। जाना जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपकी फोकस ऑन लिंकिंग वेज इंक्रीज टू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, मतलब कि भाई वेजेस को बढ़ा दिया जाता है ये बोल के कि अगर आप इतना रिजल्ट लेके आओगे तो प्रोडक्टिविटी, मतलब समझ लो ना, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए सैलरी वगैरह को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और जाना जाता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जहां पर भी वर्ड कंपोजिट आ गया, कंपोजिट का सीधा सीधा मतलब होता है कि जहां पर दो तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग मेथड्स होते हैं कंबाइन कर दिया जाता है। और जाना जाता है एटीट्यूड रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग। अब ये क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं ना, उनका एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नेगेटिव हो जाता है। कोई भी एक्सवाइजेड इंफॉर्मेशन बाहर चली जाती है, जैसे कंपनी पे किसी ने कोई लीगल केस कर दिया, कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन लीक होगी, जैसे कंपनी पे किसी ने इल्जाम लगा दिया कि भैया डेटा लीक कर दिया, तो बाहर के लोगों की तो एक गंदी परसेप्शन बनती है कंपनी के बारे में, लेकिन कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोगों की भी एक नेगेटिव थिंकिंग है, वो कंपनी के बारे में बन जाती है। तो उस केस में एटीट्यूडनल रिस्ट्रक्चरिंग बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को काउंसिल किया जाता है, लोगों की काउंसलिंग की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, उससे बाहर आने की जरूरत है। अगर बाहर आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, ठीक है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, ठीक है। चलिए, शुरुआत में मैंने एक टॉपिक आपका छोड़ा था, अभी वो टॉपिक पढ़ते हैं, मॉडल्स, ठीक है। वैसे वो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा से उसका चार्ट बनाया है, उस चार्ट को पढ़ेंगे। बस की पॉइंट्स याद रखने हैं, 5-6 मॉडल्स हैं, दो तो बहुत ही आसान है, दो थोड़े से, मतलब कीवर्ड अगर याद रहा तो फिर मॉडल्स को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफी पढ़ लिया यार, 8-9 टॉपिक खत्म करवा दिया 2 घंटे के अंदर, मुझे लगा कि काफी कर लिया हमने। यहाँ पे आते हैं एचआर के मॉडल्स, हार्ड एचआरएम, सॉफ्ट एचआरएम, हार्वर्ड मॉडल, गेस्ट मॉडल और वॉरविक मॉडल। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम हार्ड एचआरएम की बात करते हैं, ठीक है। मैं कंपैरेटिवली नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। हार्ड एचआरएम का मतलब क्या हुआ, जहां पर नंबर्स की बात की जा रही है, ठीक है, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की जाती है, सिंपल क्वांटिटी की बात की जा रही है, एफिशिएंसी, कंट्रोल, अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। मतलब समझ लो ना, हार्ड मतलब कि एक तरीके से फोर्स, कि भैया ये ऑब्जेक्टिविटी हमें, ये हमें रिजल्ट चाहिए, उस चीज के बारे में बात की जा रही है, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। समझ लो ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंसी, कंट्रोल एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। देन अप्रोच है ऊपर से नीचे, मतलब मैनेजमेंट पे फोकस होता है, मैनेजमेंट ने जो बोल दिया वो नीचे वाले लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। इंप्लॉइज को कैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज है, मतलब आपके लिए वो रिसोर्सेज है जिनको यूज करके आप अपनी एफिशिएंसी को क्या करोगे, एनहांस करोगे। क्या करोगे, उन लोगों को इस्तेमाल करोगे एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। और की एलिमेंट क्या आते हैं, परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, वर्कफोर्स प्लानिंग की बात की जाती है, सिंपल। अभी वही द पॉइंट। तो इसमें क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से काम करवाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से काम करवाने के लिए। इसके जस्ट ऑपोजिट हमारे पास क्या आता है, सॉफ्ट एचआरएम। इसका मतलब इंप्लॉइज के रिश्तों पे, ये एचआरएम का असली मॉडल। सॉफ्ट का मतलब यहां पर रिलेशनशिप, ये यहां पर टास्क की बात की गई है, यहां पर रिलेशनशिप की, एम्फसाइज इंप्लॉइज रिलेशनशिप और डेवलपमेंट। देन इंप्लॉइज को मोटिवेट करेंगे, कमिटमेंट और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। देन ये टॉप डाउन अप्रोच था, जो बॉटम अप है, मतलब नीचे से ऊपर इंप्लॉइज को साथ में लेकर डिसीजन लिए जाते हैं। इंप्लॉइज होते हैं वो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, उनको सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं है, वो हमारे पार्टनर है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में उतना ही रोल प्ले करेंगे जितना हम कर रहे हैं। तो यहां पर इंप्लॉइज एंगेजमेंट है, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट है। तो इन दोनों को याद रखने का तो बेस्ट तरीका
जहां पर आप सिर्फ काम करवा रहे हो फोर्सफुली, और सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप एम्प्लॉइज को साथ में लेके चल रहे हो। देन आ जाता है हमारे पास हार्वर्ड मॉडल। हार्वर्ड मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो हार्वर्ड था, हर तरफ हार्वर्ड का मतलब इंटीग्रेट एचआरएम विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। जो आपकी मेन बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके साथ एचआरएम की प्रैक्टिसेस को रिलेट कर देना। हर से याद रख सकते हो। हार्वर्ड का मतलब इंटीग्रेट एचआरएम विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, बैलेंस स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, कंसीडर सिचुएशनल फैक्टर। मतलब आप मेन यही होता है कि आप अपने फैक्टर्स को, मतलब एचआरएम की पॉलिसीज को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर दिया है, तो आप सिचुएशनल फैक्टर्स को भी देखोगे और अपने जो स्टेक होल्डर उनके साथ बैलेंस बना के रखोगे। यहां पर जो मेथड होती है वो एनालिटिकल होती है और इंटीग्रेटिव होती है, मतलब दोनों जुड़ जाती है। एम्प्लॉइज आर की स्टेक होल्डर हुज वेल बीइंग इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इसमें क्या बोला जाता है कि जो एम्प्लॉइज है ना वो असल में हमारे मेन स्टेक होल्डर है। मतलब एम्प्लॉइज, यहां पर क्या बोला, एम्प्लॉइज से प्रोडक्टिविटी लेनी है, यहां पर एम्प्लॉय पार्टनर, यहां पर क्या बोला, एम्प्लॉइज है वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपना अहम रोल प्ले करते हैं। और इसके कीवर्ड्स क्या है, सिचुएशनल फैक्टर। ये वाला यहां, ये वाला जरूर से याद रख लीजिए, ऊपर वाला याद रहना है। सिचुएशनल फैक्टर्स, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड एचआरएम पॉलिसी चॉइस। तो एचआरएम की पॉलिसी को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन किया, स्टेक होल्डर पे फोकस किया, सिचुएशनल फैक्टर्स की बात की जा रही है। दैट इज हार्वर्ड मॉडल। इसको कौन सा मॉडल बोला गया है, दिस इज नोन एज हार्वर्ड मॉडल। उसके बाद है गेस्ट मॉडल। गेस्ट मॉडल क्या बोलता है, कंसीडरिंग एचआरएम एज अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर अचीविंग परफॉर्मेंस। बोला गया एचआर को सही तरीके से यूज किया जाएगा तो परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाएगा ना। जैसे होता है आपके घर में कोई मौसी आती है तो आपकी मम्मी बोलती है नाच के दिखा, तो उसी तरीके से है। बस आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है और ये भी परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सो अलाइन एचआर स्ट्रेटजीज की, जो एचआर की स्ट्रेटजीज है उससे हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करना है तो गेस्ट के सामने नाच रहे हो, परफॉर्म करो, दैट्स इट। दूसरा स्ट्रेटजी फोकस ऑन एचआर मींस टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम, कुछ रिजल्ट लेना चाहते हैं। और जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आपके टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उनकी कमिटमेंट और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। परफॉर्म कौन कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग, परफॉर्म कौन कर रहा है, भैया परफॉर्म कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज ही कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉइज सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। और यहां पर किस पे फोकस है, एचआर की स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस, आउटकम, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और परफॉर्मेंस को फोकस किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को फोकस किया जा सकता है। और देन लास्ट में हमारे पास कौन सा मॉडल आता है, एक रह गया है, कौन सा, वॉल्विक मॉडल। इसके अंदर जितने पॉइंट्स आ जाएंगे वो सारे वॉल्विक में चले जाएंगे। एनालाइज द रोल ऑफ एचआरएम विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। यहां पर उसने एक नई चीज ऐड कर दी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहां पर फोकस किस पे किया जा रहा है, एचआरएम के साथ बिजनेस स्ट्रेटजी। जैसे यहां पर बिजनेस स्ट्रेटजी था, हार्वर्ड के साथ कंपेयर, सेम हार्वर्ड है लेकिन हार्वर्ड ने इंटरनल की बात की है, यहां पर उसने एक्सटर्नल बात कर दी। उसने किसकी बात कर दी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर दी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की। सो लिखा हुआ है ना अलाइन, ये सेम हार्वर्ड चल रहा है। यहां पर ऐसा था, अलाइन एचआर प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है। देन कॉन्टेक्चुअल कंसीडरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेम वही। एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, रोल्स एंड वेलबीइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। दोनों तरीके का प्रेशर उनको फेस करना पड़ रहा है। और यहां पर सबसे बेस्ट लिखा हुआ है इंटरनल बिजनेस स्ट्रेटजीज, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, एचआर प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। खत्म, बस। कुछ टॉपिक्स मतलब मैं पढ़ाऊंगा सारा, कोशिश यही करूंगा कि सारा पढ़ाऊं, लेकिन पहले एक क्लास एक यूनिट को टारगेट करेंगे। अभी एचआरएम की कॉमर्स की तो और क्लास नहीं होगी, मतलब एक आध टॉपिक है उसको सेपरेटली पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट का एसआरएम एसएचआरएम की क्लास होगी, जिसके अंदर जो आपका वो बैलेंस